एक चीज तो सर्टन है कि मार्केट का जो बिहेवियर है वो किसी को पता नहीं होता है कि आप ये रिलेटिव स्ट्रेंथ से आप वो पॉकेट्स में आ गए हो जहां पर मैक्सिमम मनी फ्लो है। आप फुल टाइम ट्रेडर मत बनो, आप एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनो। वी आर लाइक टाइगर्स। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए पॉडकास्ट में। और आज के जो हमारे गेस्ट है वो है पराग जी। वेलकम पराग सर। थैंक यू सो मच। तो सर मेरे से मिले थे एक इवेंट में और मैंने सर को बोला कि यार सर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो आप हमारे साथ भी अपनी मेथड शेयर करिए। और पर्सनल लेवल पे मैं सर के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, तो आज आप लोगों के साथ मैं भी सर की हिस्ट्री के बारे में देखूंगा कि सर ने अपने मार्केट में कैसे शुरू किया। और हम देखेंगे कि आप किस तरीके से काम करते हो, बिकॉज आपने मुझे एक एक बार ये बताया है कि आपका और मेरा मेथड सेम है, बट आप थोड़ा अलग तरीके से उसको देखते हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। राइट। तो सर आप मुझे ये बताइए कि आप मार्केट में कैसे आए और क्या आपने पहले से सोचा था कि मार्केट में ही आना है या फिर कैसे आपने ये शुरू किया? तो बेसिकली नहीं सोचा तो नहीं था कभी कि मैं मार्केट में आऊंगा ऐसे। बेसिकली मेरे डैड एक सब ब्रोकर थे। ओके। और वो 1983 से स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी थे और उनका खुद का भी इन्वेस्टमेंट था और वो क्लाइंट्स का भी मैनेज करते थे, क्लाइंट्स भी थे हमारे। तो मेरा जर्नी स्टॉक मार्केट में शुरू हुआ 99 से। जब मैंने 12th पास किया तो जनरली टिपिकल हाउस होल्ड में ऐसा रहता है कि यू स्टार्ट असिस्टिंग योर डैड। तो वहाँ से मेरा जर्नी चालू हुआ स्टॉक मार्केट में एज अ डीलर। बेसिकली मैं सिर्फ क्लाइंट के फोन समझ आते गया। थे और मैं सौदा पंच करता था उनका। दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद द स्टॉक मार्केट। उसके बाद मैंने बीकॉम खत्म किया और फिर जो स्टॉक मार्केट में जर्नी आगे बढ़ा मेरा एज अ जॉबर। ओके। सो बेसिकली जॉबर ऐसा आदमी होता है कि बहुत ही कम स्प्रेड में वो ट्रेड करके निकल जाता है। अच्छा। अभी जैसे HFT हो गया आज के ज़माने में, हाई फ्रीक्वेंसी हाई ट्रेडिंग। फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। तभी के ज़माने में हम लोग मैन्युअली करते थे। तो ये कैसे करते थे जॉबिंग का? सो कैसा होता है कि आपके पास दो दो टर्मिनल देते हैं। हाँ। एक होता है NSE और एक होता है BSE। BSE में ऑर्डर पंच होते हैं। समझ गया मैं। तो पहले कैसा था कि NSE में है ना, फर्स्ट रिएक्शन NSE में आता था और BSE में हम साइमल्टेनियसली उसका ट्रेड लेते थे। से फॉर एग्जांपल मैं अगर दूं कि मारुति अगर समझो NSE में 2 रुपया बढ़ा तो BSE में बाद में 2 रुपया बढ़ेगा। तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का जो ट्रेड होता है वो हम लोग एज अ जॉबर करते थे। और पहले ऐसा भी होता था ना कि NSE में भाव अलग है, BSE में भी भाव थोड़ा सा फर्क है। उसी को तो एडवांटेज लेते थे। हाँ। देयर वर 2 कैटेगरीज, जॉबर्स और आर्बिट्रेजर्स। हाँ। आर्बिट्रेजर्स यूज्ड टू परचेज इन वन एक्सचेंज एंड सेल इन द अदर एक्सचेंज। राइट। जॉबर्स हम लोग का सौदा एक ही एक्सचेंज में होता है। हाँ, मतलब आप सिर्फ वो समझ गए थे वो जो प्रॉब्लम थी एक्सचेंज प्राइस लैग का जो प्रॉब्लम था उसी को हम लोग एक्सप्लॉइट करते थे। ओके। तो वहां से चालू हुआ मेरा जर्नी और 3-4 साल किया जॉबिंग का काम। पैसे भी अच्छे खासे बने और फिर बट मज़ा नहीं आ रहा था उतना। वो वर्क सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। 3:30 बजे के बाद एकदम थकाट ये वो सब। उसके बाद सोचा कि बाद में तभी लाइफ ने ऐसा टर्न लिया कि मेरे डैड की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लगने लगी। तो देन मैंने जॉबिंग बंद कर दिया और कंप्लीटली डैड के साथ आ गया। वहां से मेरा जर्नी चालू हुआ इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग। ओके। तब हम क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करने लगे ज़्यादा, मैं इन पर्सन। तो अभी क्लाइंट्स के साथ जब इंटरेक्शन करते हैं तो उनको कुछ डेटा पॉइंट्स भी देने पड़ते हैं। ओके। तो तभी एज अ हैबिट कि भाई ये इतने प्राइस टू बुक पे मिल रहा है, ये सस्ता लग रहा है, तभी वैसे इंटरेक्शन होते थे। तो वो 4-5 साल वैसे चला। उसके बाद आया द ग्रेट क्रैश ऑफ 2008। अच्छा, आप ये अभी बात कर रहे हो 2008 के पहले की? 2008 के पहले से मैं 99 से 2004 मैं जॉबिंग करता था। ओके। 2004 से 2008 मैं मेरे डैड के साथ था। हाँ। 2008 में ये क्रैश आया। ओ। और 2008 में मैं एक कोर्स कर रहा था वेलिंगकर्स में कमोडिटी मार्केट्स पे। तो उसमें एक गेस्ट लेक्चर था टेक्निकल एनालिसिस का। तो वहां से मुझे एक ये मिला कि ये सीखने जैसा है यार। मतलब सबसे फर्स्ट जो थॉट आता है ना दिमाग में टेक्निकल्स को लेके, आई थिंक मोर और लेस सब लोग को यही ओपिनियन है, बहुत इजी है यार, कोई भी कर लेगा।
तो ये सीखते हैं। हम्म तो मेरा फर्स्ट थॉट तो वही था कि बहुत सिंपल लग रहा है, खाली ऐसा कैंडल देख के तुम ऐसे कर सकते हो तो पैसा बन जाता है, तो बहुत इजी लगा मुझे। तो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद टेक्निकल एनालिसिस। सो 2008 से मेरा जर्नी एज अ टेक्निकल एनालिस्ट चालू हुआ। ओके। और 2008 से लेके 2014 तक टेक्निकल एनालिसिस किया, सीखा। पहले सीखा, फिर जो सीखा वो समझा, उसके बाद में समझ के मैंने गलतियां की, गलती सुधारा, उसके बाद और थोड़ा प्रोसेस रिफाइन होते गया मेरा। सो 2014 तक तो मेरा वैसे ही था। अनफॉर्चुनेटली बाद में 2014 में आई लॉस्ट माय डैड। 2013 में इनफैक्ट, सॉरी, आई लॉस्ट माय डैड एंड देन आई हैड टू वाइंड अप माय बिजनेस जो सब ब्रोकिंग का था हमारा वो। एंड देन आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ रिसर्च एनालिस्ट। ओके, तो आप अभी रिसर्च एनालिस्ट हो? आई एम अ फुल फ्लेजेड रिसर्च एनालिस्ट। सो 2013 में रिसर्च एनालिस्ट का जॉब लिया, उसके बाद CFA पढ़ाई की। आई क्लियर्ड माय CFA। ओह वाओ। देन आई वेंट इनटू द रिसर्च एनालिस्ट फील्ड। तो सर आपको So- कितने साल हो गए मार्केट में? मैं बोल रहा हूँ ना, 2001 से पकड़ लो, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 डेकेड तो हो गए। 2 डेकेड हो गए। उसमें 2099 का कारगिल वॉर देख लिया, हाँ 2008 का क्रैश देख लिया, सॉरी उसके बाद 2000.com बबल देख लिया, हाँ उसके बाद 2008 का क्रैश देखा, उसके बाद 2014 से 16 का जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप का ये था करेक्शन, वो देखा, 2020 कोविड देखा, और अभी 24 में। तो सर मैं तो आज मतलब एक ऐसे इंसान के सामने बैठा हूँ, ये सच में मुझे पता नहीं था सर। मुझे लगा आपका 7-8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, काफी बट रिच एक्सपीरियंस मतलब आपने तो इतने बड़े बड़े क्रैश देखे हैं। तो सर अगेन मतलब ये थोड़ा अलग सवाल है जो मेरे मन में हमेशा होता है। मैंने पर्सनल लेवल पे मैं 2011 से मार्केट में हूँ, और आप ऐसे बोल सकते हो कि 2011 के बाद भी छोटे मोटे क्रैश बहुत हुए। करेक्ट, इनफैक्ट डीमोनेटाइजेशन वाला भी एक खराब इम्पैक्ट था। करेक्ट। बट वो टाइम पे मेरे पैसे इतने लगे नहीं थे मार्केट में, तो मुझे वो क्रैश समझ में नहीं आता था। मतलब वो क्रैश आया और फिर शायद 3-4 महीने 6 महीने में वो ठीक भी हो गए थे मार्केट्स। मैंने जो एक्चुअल आप बोल सकते हो कि इन्वॉल्वमेंट मेरी हुई थी कोविड में। बिकॉज पहले कोविड के पहले मैं थोड़ा सा, मेरा जो एक प्रोपोर्शन ऑफ वेल्थ है वो इक्विटी में गया था, और वो जो फॉल मैंने देखा था ना, तब मुझे ऐसा लगा था कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा। ख़त्म इन द सेंस मेरी वेल्थ आधी हो गई थी। तो आपने तो सर इतने सारे क्रैश देखे हैं, आपको क्या एक ऐसी चीज़ लगती है जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए क्रैश में? बिकॉज क्रैश होने से पहले तो किसी को पता नहीं होता है करेक्ट, कि भाई क्रैश आने वाला है, करेक्ट। या हम अपना सब स्टॉक बेच के कैश में आ जाओ। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग कैश में तो हो गए ही नहीं, हाँ, नहीं होते। है सी ना? इवन द स्मार्टेस्ट ऑफ द गाइज, आप एक चीज समझ लो कि जो अपने को लगता है ना कि से फॉर एग्जांपल राकेश झुंझुनवाला जी वेटरन है स्टॉक मार्केट के, बट वो भी अगर चाहे ना तो वो पूरा कैश आउट नहीं कर सकते अगर उनको पता भी हो कि क्रैश आने वाला है तो भी। सो एक चीज तो सर्टन है कि मार्केट का जो बिहेवियर है वो किसी को पता नहीं होता है। बरोबर है, राइट। वो सिर्फ आप प्रिपेयर कर सकते हो आपको। अभी आप जो मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि हाउ टू डील विद द मार्केट क्रैश, हाँ बरोबर है। मैं एक स्टेप पीछे जाना चाहूंगा उससे, ओके। कि आप मेरा अगर जर्नी देखोगे ना तो डे ट्रेडर से भी कम टाइम फ्रेम वाला जर्नी है मेरा। हाँ इनफैक्ट अभी आप जो मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे वो एक अलग लेवल का काम है, जो एक इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट है। Exactly. और आपने तो जॉबिंग किया हुआ है। Yes, तो जॉबिंग मतलब मैंने कितना? जॉबिंग से चालू किया, जो कि मेरा फास्टेस्ट ट्रेड, विजय भाई मेरे को आज भी पता है, हाँ मेरा फास्टेस्ट ट्रेड वाज 7 सेकेंड्स इन एंड आउट। राइट। 7 सेकंड में मेरा वो ट्रेड कंप्लीट हो गया। और आज मैं जिस स्टेज पे हूं, मैं 3 साल के पहले कुछ देखता भी नहीं। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि ये आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज कैसे आया, और ये चेंज आने के बाद आपकी लाइफ सुधरी या बिगड़ी, इन द टर्म्स ऑफ मेंटली ऑल्सो एंड वेल्थ वाइज ऑल्सो? देखो, ये है ना, हर एक ट्रेडर या इन्वेस्टर या एंटिटी, हाँ
ये डिसीजन उसको खुद को लेना होता है करेक्ट। कि वेदर आई एम मेड फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग और नो। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ डे ट्रेडिंग के लिए बने होते हैं, वो अलग डीएनए वो होता है। अलग ब्रीड हो गया। हाँ कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। करेक्ट। इन्वेस्टिंग में भी देर आर टू टाइप्स, एक है वैल्यू इन्वेस्टिंग जो कि एकदम वेट करेंगे कि अपने भाव पे ही लेना है, दूसरा है मोमेंटम इन्वेस्टिंग, हाँ जो महंगा खरीद के महंगा Correct. बेचेंगे। वैसा होता है। तो वो हर एक ट्रेडर या एंटिटी का अपना अपना एक जर्नी होता है। तो मेरा जर्नी जैसे जैसे इवॉल्व होते गया ना, मैंने बोला आपको, मैंने जॉबिंग से चालू किया, फिर मैंने क्लाइंटल पे आया, फिर मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग किया, फिर मैंने प्रॉपर इन्वेस्टिंग किया। तो मेरे को एक ये महसूस हुआ कि हाँ, मोमेंटम इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जो कॉम्बो है ना, वो मेरे लिए सूटेबल है। पर ये पता चलने के लिए कितने साल लग गए सर? आप गिन लो 2000 से लेके 2017 तक, मतलब 16-17 साल 17 साल लग गए। ये पता लगने में चल क्या गया नहीं करना, क्या नहीं करना है और क्या मुझे अच्छा मतलब मेरे लिए परफेक्ट है। यस। और उसके जो आपको पता चला आपके लिए परफेक्ट है, उसके लिए और एक्सपर्ट बनने के लिए, एक्सपर्ट तो नहीं बोल सकते पर उसके अंदर और रिसर्च करने के लिए भी तो टाइम लगता है। यस। ऐसा तो नहीं है कि 2017 में आपको पता चल गया कि मेरे लिए इन्वेस्टिंग और मोमेंटम इन्वेस्टिंग परफेक्ट है और 2018 से आप प्रॉफिटेबल थे। नहीं, बिल्कुल बिकॉज भी नहीं। पहले तो आपको वो अनलर्न करना है जो आपने पहले सीखा है, यस, और फिर नया लर्न करना है। यस। और नया लर्न करने के लिए और एक 4-5 साल 6 साल 8 साल आप ऐसे बोल सकते हो कि जब तक जिंदा है तब तक हम लर्न करते वो तो रहेंगे। अभी भी लर्न कर रहे हैं। और सर ये मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ ना, मैं आपको अभी बताता हूँ। आपने अभी मेरे से ऑफ कैमरा पहले हमारी बात हुई थी, मेरे साथ भी ये सेम हुआ है कि मैं पहले 2009, 2010 और 2011 के शुरू तक, मतलब 2010 के एंड तक मैं मोतीलाल ओसवाल में सेल्समैन की तरीके से जॉब पे लगा था। उसके बाद मैंने 2011 में ब्रोकिंग बिजनेस सब ब्रोकिंग बना, मेरा भी सब ब्रोकर था, सब अभी भी है हमारा सब ब्रोकिंगशिप। एंड वहां पे मैंने मल्टीपल चीजें ट्राई करके देख ली, क्योंकि आप क्या है ना, मार्केट में जब जाते हो ना आपको सब मिलते हैं। करेक्ट। ऑप्शन करने वाले, एक्सपायरी करने वाले, ये करने वाले। पहले अगर आपको याद है तो पहले ऐसा होता था कि अगर आप एक्सपायरी में लॉट खरीद के रखते हो और मार्केट एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद है ना वो कैश के प्राइस से सेटल हो जाता था। करेक्ट है ना? करेक्ट और वो स्क्वायर ऑफ हो जाता था। करेक्ट। पर अभी क्या है कि अभी आपको डिलीवरी मिल आ जाती जाता है। तो मेरे पास एक ऐसे पर्सन थे जो इसके अंदर भी ट्रेड करते थे। 3:25 के बाद ही यूज्ड टू बाय करंट एक्सपायरी, जो एक्सपायर होने वाली है 5 मिनट में, उसके शेयर्स, और वो देखते थे कि इक्विटी में किसका प्राइस ऊपर है। तो अल्टीमेटली वो खरीदे के 300 रुपए में, इक्विटी में बंद हुआ 305 में, तो उनको 305 के हिसाब से 5 रुपए का ऐसे ही फायदा हो जाएगा क्लोजिंग में। करेक्ट। ऐसे भी ट्रेडर थे। और मेरी भी लाइफ में 2011 से लेके 2016 तक मुझे यही नहीं समझ में आया था कि मैं क्या करूं। और अब धीरे धीरे आप बोल सकते हो कि जो वो फॉग है ना हमारे आंखों के सामने से, दिमाग के सामने से हट रहा है। Yes. और मैं भी धीरे धीरे बड़े टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि एक जो रियल लर्नर होता है ना, उसका एक्सपीरियंस ऐसा ही होगा सर। जर्नी तो वैसा ही होता है ना? सबका। आप भले अभी आज के जमाने में अगर आप किसी को लेते हो कि अगर आज के जमाने में कोई मार्केट में एंटर होता है तो टाइम फ्रेम का इश्यू नहीं है। अभी आपके पास फ्यूचर है, ऑप्शंस है, वीकली ऑप्शंस है, मंथली ऑप्शंस है, स्टॉक ऑप्शंस है, एंड प्लस देयर इज इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिशनल मेथड्स तो है ही। करेक्ट। तो वो भी फिगर आउट करने के लिए उसको अपने आप को जर्नी में से पास करना ही होगा, करना ही पड़ेगा। ओनली देन एक मकाम पे पहुंचते हो जहां पर आपको लगता है कि हाँ, मैं मेंटली ये जॉब में या इसमें मैं बहुत स्टेबल हूँ और मजा आ रहा है मुझे ये करने में। स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, मजा आना चाहिए। एग्जैक्टली। तो सर अभी हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आपका 20-21 साल का एक्सपीरियंस, और हम बात करते हैं आज के पराग की। तो आज का पराग क्या करता है सर? वो मार्केट को कैसे देखता है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं अभी एक बाई साइड के लिए रिसर्च एनालिस्ट का काम करता हूँ। ओके। एज अ रिसर्च एनालिस्ट ऑन द डेरिवेटिव साइड। स्वान इन्वेस्टमेंट्स करके कंपनी है, ठीक है। तो मैं जो मेरा पूरा अपन जर्नी डिस्कस करेंगे ना, उसमें 3-4 फेजेस ऐसे आए हैं जहां पर अपन बोलते हैं कि टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ में। हाँ। या फिर कुछ एक स्टेप अप लर्निंग होता है। हाँ। एक तो था जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ टेक्निकल एनालिसिस को। राइट। करेक्ट, दैट वाज अ स्टेपिंग
स्टोन इन इटसेल्फ। हाँ फिर मेरा एक जर्नी आता है कि जहां पर मैं कैंडलस्टिक्स, एवरीबडी स्टार्ट्स विद कैंडलस्टिक्स, करेक्ट क्योंकि प्रीडोमिनेंटली अपने को यही सिखाया गया है कि टेक्निकल एनालिस्ट मतलब कैंडलस्टिक्स, करेक्ट और कुछ होता ही नहीं है। करेक्ट इवन दो देयर आर मेनी अदर थिंग्स इन टेक्निकल एनालिसिस। हाँ तो वो एक था, कैंडलस्टिक्स को प्रैक्टिस किया, उस पे एक पूरा मेरा क्या बोलते हैं, काफी सारा टाइम गया वो समझने में कि उसको कैसे और अच्छी तरह से रिफाइन करते हैं। करेक्ट बरोबर है। उसके बाद मेरा एक और स्टेपिंग स्टोन आया जब मैंने एसोसिएट किया डिफाइनेज और प्रशांत भाई के पास पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग टेक्निक को लेके। ओके दैट वाज अनदर स्टेपिंग स्टोन इन माय लाइफ। पॉइंट एंड फिगर का अपना एक अलग ब्यूटी है जो मुझे अपने तरफ खींच लिया। और अभी मेरा आज का जो रिसर्च है, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पॉइंट एंड फिगर के कुछ प्रॉपर्टीज लिए हैं, कैंडलस्टिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज लिए हैं, उसको मर्ज करके एक अपना मेथड बनाया है। ओह वाओ। तो सर ये मेथड क्या है, और आपका एक अगर आप मेरे को पूरा प्रोसेस बता सको कि आपका स्टॉक सिलेक्शन मेथड क्या होता है, बाद में आप उसमें ट्रेड कैसे प्लान करते हो, और आपका पूरा एग्जीक्यूशन प्लान आप अगर बता सको तो बताइए सर। ठीक है। तो बेसिकली 3 पिलर है। एक है रिलेटिव स्ट्रेंथ, हाँ दूसरा है मार्केट ब्रेथ, ओके और तीसरा है अपना स्टॉक सिलेक्शन। ठीक है, मतलब आपका ये 3 स्टेज है। 3 पिलर पे अपना 3 पिलर पूरा स्ट्रेटेजी टिका हुआ है। राइट। अभी बिफोर आई गो इनटू द स्ट्रेटेजी, एक थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ खाली व्यूअर्स को, हाँ क्योंकि इसमें पॉइंट एंड फिगर भी इन्वॉल्व है। आई गेस बहुत मोर लोगों लेस को पॉइंट एंड फिगर ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं ब्रेथ के हिसाब से ही समझाता हूँ। ठीक है। अभी ब्रेथ कैलकुलेट करने का मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं। आप एडवांस डिक्लाइन भी ले सकते हो, बराबर है। हर एक के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। अभी एडवांस डिक्लाइन में एक डिसएडवांटेज क्या है कि समझो कि कोई स्टॉक कल के क्लोज से 5 पैसा नीचे, 5 पैसा वो डिक्लाइन में आएगा, तो वो डिक्लाइन में आ गया। करेक्ट करेक्ट। वो एक अपना मेथड हो गया। वो तो नॉर्मल उसका फॉर्मूला है, वो उस हिसाब से चलेगा। वो उसका एक डिसएडवांटेज है। से फॉर एग्जांपल अभी अपन दूसरा लेते हैं कि परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबाउ सर्टेन मूविंग एवरेज, वो भी एक ब्रेथ का तरीका है। से 50 डे मूविंग एवरेज या 20 डे मूविंग एवरेज। अभी इसमें डिसएडवांटेज क्या है, मेरे लिए 20 डे काम करता है, आपके लिए 15 डे काम करता है। वो तो मेरे को आज तक ही नहीं पता चला कि बहुत सारे स्टॉक भी ऐसे होते हैं ना कि वो अलग अलग मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। अभी पॉइंट एंड फिगर में एक एडवांटेज क्या है कि जो उसका प्लॉटिंग है उसमें या तो प्राइस के हिसाब से आइदर स्टॉक इज इन कॉलम ऑफ एक्स और इट इज इन कॉलम ऑफ ओ, और कोई थर्ड पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ओके। तो जो ब्रेथ मैं देखता हूं वो ये है कि मैं स्कैन करता हूं, जब भी मेरे को ब्रेथ का नंबर आता है वो ये आता है कि कितने स्टॉक्स एक यूनिवर्स में कॉलम ऑफ एक्स में है और कितने स्टॉक्स कॉलम ऑफ ओ में। अच्छा, तो अभी एक कॉलम ऑफ एक्स और ओ है क्या? वही मैं अभी अपन उसमें जाते हैं। हाँ, जैसे अपना कैंडल स्टिक में कैसा है कि टाइम हिसाब से प्लॉट होता है। राइट। कैंडल इज टाइम। हाँ, मतलब आज एक हुआ, कल एक हुआ, या फिर आवरली या फिर वीकली। हाँ, मतलब आप जितना टाइम फ्रेम में जाओ पर एक इट इज ऑल टाइम डिपेंडेंट। हाँ। पॉइंट एंड फिगर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ओके। इट इज ओनली प्राइस डिपेंडेंट। ओके, तो वहां पे टाइम नहीं है। टाइम है ही नहीं। ओके, ठीक है। वो प्राइस डिपेंडेंट भी आपको फिक्स करना है कि आपको कितना प्राइस डिपेंडेंसी पे वो एक्स या ओ प्लॉट होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल ओके, मैं आपको बोलूं कि मेरे लिए 1% मूव इज इनसिग्निफिकेंट, मैं सिर्फ 3% के ऊपर के मूव को सिग्निफिकेंट मानता हूं। ओके। तो आप पॉइंट एंड फिगर में ऐसा कैलकुलेशन रख सकते हो कि अगर वो स्टॉक 3% के ऊपर या नीचे जाता है तो ही आपको वो कॉलम ऑफ एक्स में दिखेगा। ठीक है, वरना वो प्लॉट ही नहीं होगा। ओके। अभी मतलब इसका मतलब ये है कि पहले एक स्टॉक 100 रुपए से 103 हुआ, करेक्ट, तो आपका एक एक्स बना। यस। और फिर वो 103 से 106 होगा
तो दूसरा एक्स बनेगा। 103 से 3%, मतलब हाँ 106 के थोड़ा ऊपर, हाँ 106 के थोड़ा ऊपर। 106.20। हाँ मैं मतलब राउंड फिगर एग्जांपल हाँ समझाने के लिए बता रहा करेक्ट, हूँ। तो एक और एक्स बनेगा। हाँ हाँ अभी वो 105.99 आएगा ना, तो भी वो एक्स प्लॉट तो नहीं कुछ होगा, नहीं बनेगा, जबकि कैंडलस्टिक में तो वो ऊपर नीचे बन चलते जाएगा। रहता है। यस, सो बेसिकली इन अ वे जो कैंडल्स बनते हैं ना छोटे छोटे वाले हाँ जो डोजी कैंडलस्टिक में, डोजी डोजी ऐसे डोजी छोटे छोटे, टाइप्स, हाँ ये पूरा एलिमिनेट कर देते हैं। मतलब आप यहाँ पे ये बोल रहे हो कि जो ऐसे इनडिसिसिव कैंडल बनते हैं, कभी कभी एक एक दिन का भी बन जाता है, बोरिंग कैंडल्स बोलते हैं। तो वो टाइम पे हमारा माइंड थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि अरे यार अब क्या करना है, कुछ नहीं हो रहा है, करेक्ट। तो ये जो नॉइज है वो आपका शायद से हट जाएगा। यस यस यस। तो ये जो मेरे को ब्रेथ का पिक्चर दिखता है हम्म वो बहुत क्लियर हो जाता है मेरे को। से फॉर एग्जाम्पल मैं 1% का ब्रेथ रन करता हूँ। ओके 1% ब्रेथ का मतलब है वो मुझे फिगर देगा कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स हम्म आर इन कॉलम ऑफ एक्स। नाउ आप थोड़ा बैक कैलकुलेट करो, इफ इट इज इन कॉलम ऑफ एक्स दैट मीन्स इट इज बुलिश। 1% ऊपर है। बरोबर है, या तो 1% ऊपर है या तो फिर वो कॉलम ऑफ ओ में नहीं है, मतलब इट इज बुलिश। हम्म तो वो एक क्राइटेरिया हो गया आपका। से फॉर एग्जाम्पल अभी मार्केट ब्रेथ 2 दिन पहले 60 था, दैट मीन्स 60% ऑफ द स्टॉक्स आर बुलिश इन कॉलम ऑफ एक्स। 2 दिन के बाद मैं आपको बोलूं कि ब्रेथ 60 से लेके 70 हो गया, तो ये तो मतलब बढ़ गया ना मार्केट। तो अगर मैं आपको मार्केट नहीं भी पूछूं, हाँ क्या है हुआ, निफ्टी ऊपर गया मार्केट कि में क्या हुआ नहीं भी पूछूं मैं तो आपको, भी मेरे को एक ही हिसाब से तो समझ भी में मुझे आया। अंदाजा आ जाता है कि मार्केट हाँ अच्छा ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक्स जो स्टॉक्स बुलिश बढ़े में। हैं। एग्जैक्टली। सो ये मुझे पिक्चर देता है कि मार्केट में इंटरनली क्या हो रहा है। ओके मतलब मैं अभी समझ गया कि आप यहाँ पे कितने स्टॉक ऊपर नीचे है उसकी जगह पे आप सीधा ये परसेंटेज ही देख रहे हो, करेक्ट। और आपको एक तरीके से आइडिया मिल जाता है कि आपका ये मार्केट अभी ऊपर है या नीचे है। एग्जैक्टली। अभी मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं, आपका मार्केट ऊपर जा रहा है और ये जो ब्रेथ है ना वो धीरे 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 करके नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मार्केट सिर्फ इंडेक्स चल रहा है पर स्टॉक नहीं चल रहे, तो मार्केट में कोई अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि शायद दम नहीं है, या मार्केट वो जिसे बोलते हैं ना आरएसआई डाइवर्जन हो रहा है। डाइवर्जेंस, हाँ ये ब्रेथ का डाइवर्जेंस है। हाँ मतलब यहाँ से हमें आरएसआई का अलर्ट रहना पड़ेगा। डाइवर्जेंस इज ओनली विथ इटसेल्फ, हाँ ब्रेथ का डाइवर्जेंस इज विथ मार्केट। हम्म ये मेरा मेन, जो आप बोलो ना तो सर डॉक्टर चेकअप। अगर ये सोचो, मैं अभी आपको ये आप बोल रहे हो तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि समझो जब मार्केट बेरिश है और नीचे आपको ये डाइवर्जन मिल गया, मिला ही था। तो सर आपको अपॉर्चुनिटी बहुत जबरदस्त मिल सकती है। यस 100%। और इवन ऊपर में भी हम थोड़ा अलर्ट हो सकते हैं। यस डेफिनेटली, इसके लिए तो मैंने बोला ये मेरा मेन इंडिकेटर है। ओके इससे मुझे मार्केट का ब्रेथ पता चल जाता है। एंड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट इन माय एक्सपीरियंस जो बड़े बड़े क्रैशेस होते हैं ना, वो आप ये ब्रेथ इंडिकेटर से आप अलर्ट तो हो जाते हैं, समझ सकते हैं। ये आपको अलर्ट कर देगा। एक्शन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन प्राइस, तो दिस इज वन पैरामीटर। करेक्ट। दूसरे पैरामीटर पे अपन आते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है? बेसिकली इट इज कंपैरिजन ऑफ स्टॉक मूवमेंट ऑफ ए विथ स्टॉक मूवमेंट ऑफ बी, और आइदर इंडेक्स और स्टॉक मूवमेंट ऑफ बी। हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10 घोड़े हैं, हाँ जो हमारे लिए 10 स्टॉक है, उसमें से सबसे फास्ट घोड़ा कौन सा है, यस उसको आप ये बोल सकते हो कि उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ सबसे स्ट्रांग है। परफेक्ट। और उसमें हम नंबर दे सकते हैं, फिर पहला Perfect. दूसरा तीसरा। अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर मैं बोलूं कि रिलायंस 5% ऊपर है, तो मैं किससे कंपेयर करूं इसको? एग्जैक्टली राइट। अगर मैं आपको बोलूं रिलायंस 5% ऊपर है और निफ्टी आधा टका डाउन है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि रिलायंस स्ट्रांग है कंपैरेटिवली निफ्टी। एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं रिलायंस 5% ऊपर है, इन्फोसिस 20% ऊपर है, तो इन्फोसिस ज्यादा स्ट्रांग है। ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ नाम में ही लिखा हुआ है कि रिलेटिवली वो उसके ज्यादा स्ट्रेंथ है। अब एज अ ट्रेडर आप सोचो कि इसको मार्केट में अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हो, मैं अभी बात करूंगा सिर्फ लॉन्ग ओनली ट्रेडर्स के लिए, ठीक है, शॉर्ट में नहीं जाते। अगर आप लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर हो, पोर्टफोलियो मैनेजर हो, ट्रेडर हो, तो अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ को अपने एनालिसिस में इनकॉर्पोरेट करते हो, तो आपके पास
अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी है कि विनर्स ही होंगे। हाँ, मतलब आपके पोर्टफोलियो में ज्यादातर स्ट्रेंथ वाले ही स्टॉक हो गए। करेक्ट। करेक्ट। अभी वो स्ट्रेंथ वैसे भी आता है, मार्केट 2% डाउन है, मेरा स्टॉक 1% डाउन है। हाँ, तो भी वो स्ट्रांग हुआ। एग्जैक्टली, तो वो करेक्ट, ड्रॉडाउन भी मैनेज हो जाता है आपका। समझ गया मैं, राइट। बरोबर है। और थर्ड जो अपन बात करेंगे, मैंने आपका स्ट्रैटेजी देखा है, अच्छा। आप मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स पे फोकस करते हो। बरोबर है, आपका भी लॉन्गर टाइम होराइजन है। हाँ। इसको थोड़ा हम रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस के साथ कंबाइन करते हैं। अच्छा। मेरा स्ट्रैटेजी भी वही है मोर और लेस, बट इसको थोड़ा ट्विस्ट करके देखते हैं, आपको पूरा अलग पर्सपेक्टिव नजर आएगा। ओके। यही सेम मल्टी ईयर ब्रेकआउट अगर मैं आपको बोलूं कि आप रिलेटिव स्ट्रेंथ पे देखो तो हाँ, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि कभी कभी मेरे पास नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा होते हैं, वो रिलेटिव स्ट्रेंथ लगाने के हिसाब से कम हो जाएगी और मेरा डिसीजन मेकिंग थोड़ा इजी हो जाएगा। परफेक्ट। जबकि अभी मैं अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस से लेता हूँ। परफेक्ट। इसमें एक और ऐड करते हैं अपन। से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि ये स्टॉक 52 वीक हाई पे है, दैट मींस इट इज स्ट्रॉन्ग। गुड बुलिश ट्रेंड। हाँ। और अगर मैं आपको बोलूं कि इसका रेशियो विथ निफ्टी 50 या निफ्टी मिड कैप इज ऑल्सो एट अ 52 वीक हाई। ये क्या होता है? अभी अपन ने रिलेटिव स्ट्रेंथ का बात हाँ किया। हाँ हाँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ को अगर आप प्लॉट करोगे प्राइस के फॉर्म में तो इट Okay. बिकम्स अ रेशियो चार्ट। ओके। सो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं कि रिलायंस इज एट 52 वीक हाई और इसका रेशियो विथ निफ्टी 50 इज ऑल्सो एट अ 52 वीक हाई, तो मतलब डबल कंफर्मेशन। मतलब ये है कि निफ्टी 50 अगर समझो X% इंक्रीज हुआ तो रिलायंस उससे बेटर ही किया है, तो ही उसका रेशियो इंक्रीज होते पॉजिटिव जाएगा। हुआ है, राइट। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट मेरा पूरा स्ट्रैटेजी उसी पे बेस्ड है। चलिए फिर अभी हम लोग देखते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आपने जो बोला ना कि इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला कॉन्सेप्ट है, तो क्या है ना सर, कभी कभी मेरे से भी गलती होती है, क्योंकि मैं तो सीधा मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स को फॉलो करता हूँ। करेक्ट। बट 10 में से आप ऐसे नहीं बोलोगे कि 10 के 10 स्टॉक चले गए, 10 में से 5 चले गए, 6 चले गए, पर वो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा देंगे। 100%। बट अगर मेरे को ये पता चल जाता है कि यार 10 में से 5 चलने के चांसेस ये वाले ज़्यादा है, तो मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, मेरा कैपिटल एलोकेशन वो हिसाब से होगा, और थोड़ा अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनेगा। ठीक है, एक अगर होलिस्टिक पिक्चर लेते हैं ना हम इस सब का, हाँ हाँ। तो आपको एक थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि जब आपका ब्रेथ इंक्रीज हो रहा है, हाँ। ठीक है, और आपको साथ में रेशियो पर भी 52 वीक हाई आ रहा है, आपका स्टॉक्स भी मोमेंटम में है, तो ये एक फेज हो गया मार्केट का। मार्केट इटसेल्फ इज इन अ बुल फेज, जो कि 2022 से लेके 2023 को हमने देखा मिड कैप्स में जो हुआ वो, आप किसी भी स्टॉक पे उंगली रख दो वो चलेगा। करेक्ट। 2024 में क्या हुआ? बहुत प्रॉब्लम हुई, हाँ, बहुत वॉलेटाइल था मार्केट। मार्केट भी वोलेटाइल था, तो आपको ब्रेथ इन अ वे अलर्ट थोड़ा कर देगा। हाँ अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ पे बेसिस पे चल रहे हो, बरोबर है, हाँ। और आपको ब्रेकआउट्स आ रहे हैं वो स्टॉक में, तो टिपिकली जब स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो जाता है तब ये वाला स्ट्रेटेजी काम आता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, बिकॉज रिसेंट 3 महीने में मेरे बहुत स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। हिट हो गए, हाँ। बरोबर। और बहुत लोग मुझे ये भी पूछने लगे, क्या सर आपका मेथड चलता भी है क्या? तो मैं थोड़ा हंसता हूँ, मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, ये एक फेज है, हर कंपनी का भी एक ऐसा फेज होता है जब वो 100%। थोड़ा प्रॉब्लम में होती है। क्यों नहीं, रिलायंस का खुद का एक फेज था, वो 9 साल तक कुछ नहीं किया उसने, बट कंसोलिडेशन में था। अगेन वही बात है, हम सीखते हैं बुरे टाइम से और अच्छे टाइम पे उसको अप्लाई करते हैं। तो ये जो आप बोल रहे हो ना सर, इट मेक्स वेरी सेंस के मेरे लिए वो ज़्यादा काम पे रहेगा। तो वो स्ट्रैटेजी भी देखेंगे अपन इसमें। हाँ। और सेकेंडली जब भी अपन ये जो डिक्लाइनिंग फेज वाला बात कर रहे हैं ना, डिक्लाइनिंग फेज, से फॉर एग्जांपल मार्केट ही करेक्टिव मोड में है, तो एक तो आपका ब्रेथ भी सिग्नल नहीं देगा नहीं ज़्यादा, देगा। प्लस आपको जो रेशियो चार्ट पे 52 वीक हाई है वो शायद कम मिलना चालू हो जाए। करेक्ट। तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग ओनली ट्रेडर्स के लिए तो कम अपॉर्चुनिटी है। कम अपॉर्चुनिटी ही आएगा। बराबर है। और मेरे हिसाब से जब ये डिक्लाइनिंग मार्केट में अगर आपको कोई रेशियो 52 वीक हाई पे मिल गया और कोई आया स्टॉक, तो खतरनाक हो जाएगा वो। तो फिर हाँ, तो फिर समझ जाने का कि ये स्टॉक में डेफिनेटली कुछ तो है। हाँ, मतलब ऐसे ही इट फेज इज अ में। टेस्ट ऑफ टाइम, यस। राइट। तो ये मैं
पिछले 3-4 साल से ये स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ। सो अभी हम अगर स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, हाँ तो ये एक स्कैनर है। तो ये जो अभी हम लोग करने वाले हैं वो हमारा स्टॉक सिलेक्शन का, स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। हाँ, और ये सॉफ्टवेयर कौन सा है, कहाँ पे आप कर रहे हो? सो ये मैं यूज कर रहा हूँ ट्रेड पॉइंट, विच इज अगेन बाय डिफाइन एज। ओके दिस इज अगेन प्रशांत सर्स कंपनी डिफाइन एज, हाँ। जो ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उन्होंने। ओके, तो ये आपका पेड सब्सक्रिप्शन है हाँ, मेरा पेड सब्सक्रिप्शन है। और ये फ्री में अवेलेबल है? फ्री में अवेलेबल है, बट इसमें सारे फिर आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको सारे फीचर्स यूज करने हैं तो आपको पेड सब्सक्रिप्शन में ही जाना पड़ेगा। ठीक है। सो हम स्कैन करते हैं सभी स्टॉक्स को। NSE EOD ले लिया मैंने। अच्छा, अभी जब मतलब हम आप मार्केट के 5,000 स्टॉक को स्कैन कर सब रहे कर दो, हो? ओके, कोई भी छूटना नहीं चाहिए अपने से। बराबर। अभी अपन डिस्कस करते हैं थोड़ा कि डिनोमिनेटर में क्या रखना चाहिए। निफ्टी 50 होना चाहिए, या निफ्टी मिड कैप होना चाहिए, हाँ। या निफ्टी स्मॉल कैप होना चाहिए, या माइक्रो कैप होना चाहिए। ठीक है। इसका भी सिलेक्शन आप रिलेटिव स्ट्रेंथ पे करो। ओके। से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि अभी मिड और स्मॉल कैप निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उसको डिनोमिनेटर ले लो। ठीक है। क्योंकि जो मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है, आप अपना स्टॉक उससे कंपेयर कर रहे हो। ठीक है। और अगर आपका स्टॉक उसको बीट कर रहा है, तो तो और दैट अच्छा। मीन्स समथिंग और द अदर इज गोइंग राइट फॉर दैट स्टॉक। ठीक है, तो वो करते हैं। बट वो पता कैसे चलेगा कि अभी ये मार्केट में ये परफॉर्म कर रहा है? हाँ, तो वो भी आप या तो आप विजुअली देख सकते हो, ठीक है, या तो फिर एक परफॉर्मेंस टेबल कर लो। समझो जब से निफ्टी का करेक्शन हुआ, अपन पहले निफ्टी का चार्ट प्लॉट कर देते हैं। हाँ। थोड़ा वीकली चार्ट पे जाते हैं। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉप था। हाँ। ये कब बना आपका? ये आपका बना है सितंबर में। यस। याद है ना, क्योंकि उसके बाद ही पैसे बने उसके नहीं। बाद पैसा बनना कम हो गया। कम हो तो गया। यहां से लेके आप अभी तक का परफॉर्मेंस टेबल प्लॉट कर दो। 10 कौन सा 11। इंडेक्स कितना % रिटर्न दिया आपको। ओके। बराबर है। सो से फॉर एग्जांपल ये अपना आता है 16 दिसंबर। हाँ। सॉरी, ये 16 दिसंबर नहीं है, सितंबर होगा। हाँ 23 सितंबर है। तो से फॉर एग्जांपल अपन एक परफॉर्मेंस टेबल रन करते हैं, और इसमें हम करते हैं NSE ऑल इंडेक्स। ऑल सेक्टर्स ले लिया। ओके। इसको अपन कर दिया 23 सितंबर। 23 मंडे था, अपन 18-19 ले लेते हैं। ओके, मतलब अभी हम लोग यहाँ पे ये स्कैन कर रहे हैं कि ये तारीख से लेके आज की तारीख तक हाँ, कौन सा सेक्टर ज़्यादा गिरा है और कौन सा सेक्टर कम गिरा कम है। गिरा है। जो कम गिरा है और या ज़्यादा चला है वो बेसिकली स्ट्रेंथ में है। यस। इसको सॉर्ट कर दो, तो सबसे बेस्ट आपका IT था। अच्छा, मतलब वो टाइम से लेके अब तक आईटी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। IT अभी तक तो 4% पॉजिटिव है। हाँ, मतलब कंपैरेटिवली जो खराब हुई है हालत सब। करेक्ट। अभी आपका जो निफ्टी 50 पे आप देख रहे हो ना, हाँ। निफ्टी 50 -7% है। अभी आपको डिनोमिनेटर सिलेक्ट करना है। करेक्ट, आपको एक निफ्टी 50 मिल गया, 7% मिल गया अपने को ये। 7%। अगर मिड कैप में आपको बोलूं कि सिर्फ 4% गिरा है, तो बेटर है थोड़ा निफ्टी तो फिर से। बेटर है। हाँ, तो आपका डिनोमिनेटर क्या होगा? वो जो बेटर कर रहा है वो निफ्टी मिड कैप ऑटोमेटिकली आपका हाँ डिनोमिनेटर हो हाँ। गया। और इसमें एक मिनट, ये सेकंड कौन सा है सर? सेकंड है ये एक और नया इंडेक्स है निफ्टी डिजिटल करके, वो भी मेरे ख्याल से पार्ट ऑफ IT ही है। हाँ हाँ। उसमें मिड और स्मॉल कैप और माइक्रो हाँ, कैप IT right। स्टॉक्स ज्यादा हैं। और सबसे खराब क्या है इसमें? मतलब ये जस्ट मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। सबसे खराब है एनर्जी और ऑयल एंड गैस। राइट। एनर्जी, ऑयल एंड गैस दोनों 14-15% का ड्रॉडाउन है। सही है। बराबर है। सो इसमें अपने को ये मिल गया।
निफ्टी 50 का -7%। करेक्ट। अभी से फॉर एग्जांपल ये सेम चीज हम इंडाइसेस लेवल पे रन करते हैं, ये आपको एक सेक्टर का फ्लेवर मिल गया आपको कि और सबसे बेस्ट आईटी था और सबसे वर्स्ट एनर्जी और ऑयल एंड गैस ऑयल एंड गैस था। बराबर है, बाकी सब उसके ऊपर नीचे थे। ये आपका एक एनालिसिस हो गया। अब ये आपका निफ्टी का एनालिसिस हो गया यहाँ पर। ये अभी कौन सा इंडाइस। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी 500 जो कि एक ब्रॉड पैरामीटर है, उसने सिर्फ 6.43 का नेगेटिव रिटर्न दिया है। मतलब देखे तो निफ्टी से थोड़ा निफ्टी कम। से बेटर है। हाँ बराबर है। अगर हम मिड एंड स्मॉल कैप पे आते हैं, निफ्टी मिड कैप सिर्फ 3.8% डाउन, तो 4% का अल्फा तो उधर ही आ गया आपका। तो अब हम जब डिनोमिनेटर में स्कैन करेंगे फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो मेरा डिनोमिनेटर होगा मिड स्मॉल 400। राइट। और सर हम ये वाले केस में हम लोग सबसे स्ट्रॉन्ग वाले को क्यों नहीं ले सकते डिनोमिनेटर में? सबसे स्ट्रॉन्ग वाला सेक्टर कौन सा है पहले वो देख लो। हाँ, ये डिविडेंड पॉइंट का ऐसा निफ्टी 50 डिविडेंड के हिसाब से जो जिसका डिविडेंड यील्ड ज्यादा है वो। हाँ, और फिर आईटी है वो 20% है। आईटी भी अपन ले सकते हैं, बट क्या आप मिड कैप फार्मा स्टॉक आईटी से कंपेयर कर पाओगे? मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर हम मिड कैप वाला जो सेक्टर है वो लेंगे तो मल्टीपल स्टॉक्स आएंगे, अगर आईटी वाला लेंगे तो फिर नहीं, आईटी वाला लेंगे तो निफ्टी पूरा यूनिवर्स कंपेयर कर रहे हो। हाँ, जितने भी स्टॉक्स है एनएसई में लिस्टेड, आप सब कुछ तो आईटी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि आईटी की थोड़ी बहुत चीजें अलग होती है। करेक्ट। उसके बेसिस पे मैं सिर्फ कौन सा इंडेक्स या कौन सा सेक्टर, या तो फिर मिड कैप बेटर है या माइक्रो कैप बेटर है, या मेरे को बेंचमार्क लेना है। ठीक है, आईटी का आपका बेंचमार्क हो सकता है विद रिगार्ड्स टू आईटी स्टॉक्स। करेक्ट, समझ गया। करेक्ट। तो अपने को एक मिड स्मॉल 400 करके एक इंडेक्स है जिसमें मिड कैप 150 और स्मॉल कैप 250 का कॉम्बिनेशन है। हाँ, तो अपने लिए सफिशिएंट है वो अपने को बेंचमार्क मिल गया। तो अभी हम इसमें न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में डालेंगे निफ्टी मिड स्मॉल 400। इसमें स्ट्रैटेजी हम डालेंगे 52 वीक हाई, 52 वीक हाई ऑन रेशियो चार्ट। ओके, जिसका रिलेटिव स्ट्रेंथ भी 52 वीक हाई पे। ओके, तो आपको ऑटोमेटिकली स्टॉक्स वैसे मिलेंगे। ठीक है। और इसको मैं रन कर देता हूं। अभी इसमें जो सारे स्टॉक्स आएंगे, से फॉर एग्जांपल ये 361 आ रहा है इसमें, ठीक है। तो 361 का प्राइस डिवाइडेड बाय मिड स्मॉल 400 का प्राइस, इट इज एट अ 52 वीक हाई। ओके, दैट मींस 361 is doing better than mid small 400। ओके, अभी ये आपका यूनिवर्स रेडी हो गया। करेक्ट। इसको आप एक ग्रुप बना लो। वैसे हम लोग ये जो स्कैन रन कर रहे हैं ना, वो हम लोग कर रहे हैं आज डेट है 21 दिसंबर को, और ये 12 बजे के आसपास हम लोग कर रहे हैं। मतलब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि हम ये वीडियो कब पोस्ट करेंगे उस हिसाब से फिर आप देख लेना आगे। ओके, ये आपका ग्रुप बन गया। हाँ, अभी ये आपको एक यूनिवर्स मिल गया जो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ये सारे स्टॉक्स में आपको एक यूनिवर्स मिल गया। अभी आप अपना कोई भी स्ट्रैटेजी इस यूनिवर्स पे रन करो। हाँ, मतलब अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी यूज करो। यस। अगर आप मेरे जैसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट करते हो तो फाइंड एन अपॉर्चुनिटी कि ये स्टॉक में कौन सा स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहा है। एग्जैक्टली। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसकी यहाँ से शुरुआत हो सकती है। यस, यस। एंड इन ऑल पॉसिबिलिटीज जो ये 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स जो रिलेटिव स्ट्रेंथ पे अगर 52 वीक हाई मार रहे हो ना, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज स्टॉक का अंडरलाइन भी कहीं ना कहीं मल्टी ईयर हाई पे होगा। क्योंकि इसीलिए तो वो 52 वीक हाई पे तो होगा। इसीलिए तो वो आया है ये स्कैनर पे, राइट? कम से कम 52 वीक हाई पे तो होगा। करेक्ट। तो अभी हम एक के बाद एक ये स्टडी करते हैं कि ये स्टॉक में पैटर्न क्या बन रहा है। मैं तो ऐसे ही एक चार्ट खोल रहा हूँ कोई भी। हमने ये ग्रुप यहाँ पर सेव किया है। ओके, 361 इज द फर्स्ट स्टॉक। ठीक है। और ये टाइम फ्रेम कौन सा है? ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम लिया है। ओके। और सर ये जो
ग्रीन लाइन है और ये red- मूविंग एवरेजेस है, कौन सा है सर ये? एक 50 है, एक 200 है। और नीचे क्या लगा है दूसरा वॉल्यूम के नीचे? ये RSI है, ओके नॉर्मल, ठीक है, स्टैंडर्ड कैंडलस्टिक चार्ट है, ओके और कुछ इसमें खास है नहीं। हाँ तो अगर हम मंथली चार्ट देखेंगे तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रांग है, ऑल टाइम हाई पे है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अगर अभी आपको इसमें समझो अपना कोई स्ट्रैटेजी इनकॉर्पोरेट करना है तो अरे वो भी सर आप मेरा कर एक सकते स्विंग ट्रेडिंग मेथड है, हो। हाँ, वो यही बेसिस पे है कि जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले स्टॉक है ना उसमें स्विंग ट्रेड करना। तो अभी इसमें तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, हाँ आप रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर दो, हाँ और फिर आप मेरे को अपन अलग एक पॉडकास्ट बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ यही रिव्यू करेंगे कि इसके बाद आपका परफॉर्मेंस कैसे था। ओके। नहीं क्योंकि वो जो स्ट्रैटेजी है ना, पता है वो डिपेंडेंट ही यही चीज पे है कि आपका स्टॉक सिलेक्शन राइट होना चाहिए। करेक्ट। मतलब वो मैं आपको बताता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है, वो मेरे एक कॉन्सेप्ट में से दूसरा कॉन्सेप्ट निकला है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी मल्टी ईयर स्टॉक में एंट्री मार रहा हूँ, तो वो हो गया मेरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। मैंने एक बार डिलीवरी ले ली और मैं उसके फिर टारगेट या स्टॉप लॉस के लिए वेट करता हूँ पेशेंसली। तो समझो वो 100 रुपीज से 200 रुपीज जाने वाला है, ऐसा अपने को पता चलता है ड्यूरिंग एनालिसिस। ओके। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि आप लेके बैठ जाओ। फिर मैंने ना सर बहुत साल बाद ये चीज रियलाइज की कि वो 100 से 200 स्ट्रेट तो नहीं जाता है, नहीं, वो ऐसा चलेगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर Correct. चलेगा, फिर। तो मैंने सोचा कि मैं लेता तो हूँ मंथली वीकली बेसिस पे, मैं डेली टाइम फ्रेम पे उसकी पैटर्न ऑब्जर्व करता हूँ। तो मैंने उसको देखा, वो चलता है फिर वापस नीचे आता है, फिर वापस वो प्रीवियस हाई ब्रेक करता है तो चलता है। तो मैंने उसके अंदर एक स्विंग ट्रेडिंग मेथड बनाई कि जो स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी है उसमें भी मैं स्विंग ट्रेड कर सकता हूं। करेक्ट। बट ये स्विंग ट्रेडिंग कब नहीं चलता है? क्योंकि कभी ना कभी वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग से वीक साइड में जाता है, तब आपके ट्रेड फेल होना चालू हो जाते हैं। और वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये स्टॉक में कब तक स्विंग ट्रेड करते रहोगे। पता चला वो स्टॉक एक टाइम पे स्ट्रॉन्ग था, करेक्ट। आप ट्रेड कर रहे थे, हाँ। फिर वो वीक हो रहा है, पर अब स्टिल यू आर डूइंग ट्रेडिंग। करेक्ट। फिर आप बोलोगे ये मेथड ही नहीं चलता है। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे टाइम आ गया है, यू हैव टू चेंज द स्टॉक, करेक्ट। नॉट मेथड। करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम है ना, वो मुझे लगता है इससे ये सॉल्व हो रिलेटिव स्ट्रेंथ जाएगी। आपका सॉल्व कर देगा। यस ना, परफेक्ट। कभी तलक किसमें बने रहना है, हाँ। वो आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ। करेक्ट। से फॉर एग्जांपल कि आपने एबीबी जैसा स्टॉक था, आपको मल्टी ईयर ब्रेकआउट हाँ वो तो 1600 से चलता गया चलता गया 8-9 हजार हो गया। अभी 8 हजार के बाद में ना एबीबी आप देखोगे तो डिक्लाइनिंग फेज में आ गया सर। और एक पॉइंट बोलता हूँ, 1600 से 8000 में भी बहुत फेज आए थे। समझो 2 महीना वो बाहर चला गया होगा, वापस अंदर आ गया होगा, तो वो जो 2 महीना बाहर भी चले जाता है ना, वो टाइम पे भी अगर आपको पता चल जाए ना कि यार ये 2 महीने के लिए या 4-5 महीने के लिए इसको एटलीस्ट अभी इसको हाथ नहीं लगाना है, फिर इसको कभी हाथ लगाना है, वो वापस जब आएगा तब हाथ लगा लो। एग्जैक्टली। तो या ये तो बहुत सही बात ये बोले आपको आपने। रिलेटिव स्ट्रेंथ सॉल्व करके दे देगा। हाँ क्योंकि अभी मैं ये जो आपकी नाम है ना लिस्ट देखी ना, तो मैंने बोला यार ये तो मेरे काम का है, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया कि मेरा ये मेथड है एक। करेक्ट। सो ये जो कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना, एक खाली मैं आपको एक व्यूअर्स को एक बोलना चाह रहा हूँ कि ये आप देख लो कि कंबाइंड एक्सपीरियंस 28 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है। हाँ समझ गया मैं, वो तो सर दिख ही रहा है कि वो क्या है कि कुछ पका पकाया हुआ चीज नहीं मिल रहा है, और ये आपको प्रोसेस से मिलेगा। करेक्ट। और आप भी एक चीज नोटिस करो, मैं आपको सिखाने की जगह पे खुद ज्यादा सीख रहा हूँ बिकॉज जब मुझे मेरी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन दिख रही है तो मुझे भी आइडियाज आ रहे हैं दिमाग में कि अरे यार ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इनफैक्ट अपना जो इंटरेक्शन हुआ था डेकमा में, हाँ। जो इवेंट पे हम मिले थे, हाँ मैं अपना हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन और फर्स्ट बात ही यही जो था। सेंटेंस मैंने बोला था, वो मेरे नाम बाद में बोला था, मैंने बोला था कि मैं भी यही करता हूँ। हाँ याद है वी मुझे। शुड कनेक्ट। यस यस। और इसी तरीके से देखो हमारा, मतलब मैं तो सर को 2 महीने से सर के साथ कनेक्टेड था कि सर आइए आइए आइए, तो सर को जब टाइम मिला सर आए। बट ये भी अच्छी बात है कि सर आए और सर अपनी चीज़ हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे मैं अपनी एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूं जहां पे पराग सर जैसे, प्रशांत सर जैसे अच्छे अच्छे लोग, जब आप ऐसे लोगों के साथ खाओगे पियोगे उठोगे बैठोगे तो उनकी भी थोड़ी बुद्धि आपको आएगी, और वो बुद्धि से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो।
यही मेरा इंटेंशन है ये मास्टर्स इन वन पॉडकास्ट का सर। अभी सर मुझे थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि आप कितने पॉडकास्ट बनाते हो, तो सर मैं बनाता तो बहुत कम हूँ, बट ऐसे ही लोगों के साथ बनाता हूँ जो जेन्युइन हो, जो काम Exactly. करते हो। एग्जैक्ट। तो ये कौन सा स्टॉक है? ये वही है? ये नहीं, ये AMU दूसरा। लैंड करके कोई तो है हाँ। स्टॉक, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या है ये। देखो, और स्कैनर में आ गया पर। हाँ, तो अभी अगर हम इसका ये देखें तो थोड़ा बैकवर्ड एनालिसिस करेंगे इसका। यहाँ पर एक ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट था हाँ, विथ वेरी गुड वॉल्यूम्स। ये देखो करेक्ट। वहां पर टावर खड़ा हो गया, हाँ, वॉल्यूम्स तो बहुत हुए थे। बराबर है, ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ, फिर वापस से और ये रीटेस्ट भी मुझे लगता है नवंबर जब मार्केट खराब था तभी हुआ है। हाँ, ये अक्टूबर में हुआ है, हाँ 14 अक्टूबर या हाँ, यस, आसपास। अक्टूबर में पूरा मार्केट लाल था। यस। तो अभी भी आप देखो ये ब्रेकआउट के लेवल के नीचे नहीं गया। नहीं गया, राइट। तो अब ये स्टॉक आपको देख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ओ, इसको तो अगर हम और डिक्रीज करेंगे तो ये लाइफ टाइम हाई है इसका। तो जो 52 वीक हाई रेशियो पे आ रहा है वो कहीं ना कहीं पहले लाइफ टाइम हाई पे भी आ गया होगा। करेक्ट। ये अनंतराज एक और स्टॉक है, इसका जर्नी देखो। यस, ये तो पूरा पैराबोलिक। यस, करेक्ट। और अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। हाँ, वही बात है ना कि थोड़ा कंसोलिडेट किया और फिर से अपने जर्नी पे निकल गया ये। करेक्ट। ये एवलॉन बहुत अच्छा चार्ट है ये इनफैक्ट एज अ डिस्क्लेमर मैं बोलना चाहूँगा कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माय स्टडी। ठीक है, तो ये जो ब्रेकआउट था, दिस वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट। दिख ही रहा है सर, इसको मैं जनरल किंग कैंडल बोलता हूँ जब ऐसा ब्रेकआउट होता है। करेक्ट करेक्ट। प्राइस और वॉल्यूम एवरीथिंग इज हाई। बिरला मनी है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो फ्लैग ब्रेकआउट है। ये कौन सा स्टॉक है? ये GVTND करके है। ओके। ये फ्लैग, ये इतना बड़ा रैली फिर कंसोलिडेशन। मैंने एक चीज नोटिस की है सर, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं ना वो चलते हैं, कंसोलिडेट होते हैं, फिर चलते हैं, फिर कंसोलिडेट होते हैं। किसी का कंसोलिडेशन अलग दिखता है, किसी का कंसोलिडेशन अलग होता है, करेक्ट। पर नाम के लिए वो टाइम कंसोलिडेट तो करते ही है। यस, अभी जैसे वो AMU लैंड और इसका कंसोलिडेशन में दोनों में फर्क है। AMU लैंड प्राइस में भी कंसोलिडेट हुआ और टाइम में भी कंसोलिडेट हुआ। ये प्राइस में कंसोलिडेट हुआ ही नहीं, ये टाइम में ही कंसोलिडेट हो गया। करेक्ट। तो सर अभी ये लिस्ट मिलने के बाद हमारा नेक्स्ट अप्रोच क्या होता है आपकी? मेरा नेक्स्ट अप्रोच होता है कि मैं ये सेम लिस्ट जो भी मैं आपको कैंडल स्टिक्स पे दिखा रहा हूँ, हाँ, मैं उसको पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे देखता हूँ। ओके। तो हम वो भी देखेंगे एंड आई विल गिव यू सम एक्शनेबल आइडियाज आल्सो। सो यही सेम लिस्ट मैं पॉइंट एंड फिगर पे भी खोलता हूँ, उसको हम थोड़ा चार्ट को एक्सप्लेन भी कर देंगे अपन। ये पहले कैंडल स्टिक्स में बताने का मोटिव यही था कि पहले आप समझ लो कि कैंडल स्टिक्स में कैसे दिख रहा है ये कॉन्सेप्ट। करेक्ट। तो हम ये अभी दिस इज व्हाट अ पॉइंट एंड फिगर चार्ट लुक्स लाइक। ओके। अभी इसमें मैं 3-4 की पैरामीटर्स आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है। एक होता है इसमें बॉक्स साइज, जो कि मैंने डिफाइन किया है 1%। मतलब बॉक्स साइज मतलब वो के एक एक्स बनेगा जब प्राइस 1% मूव होगा ऊपर। परफेक्ट। हाँ। दूसरा होता है रिवर्सल बॉक्स साइज, मतलब एक्स से ओ में कब जाएगा। ओ में कब जाएगा, ओके। उसको मैंने डिफाइन किया है 3। अच्छा, मतलब अभी आपने ये बोला है कि अगर स्टॉक 1% ऊपर जाएगा तो एक एक्स बनेगा। करेक्ट। एक बॉक्स बनेगा। करेक्ट। पर अगर उसको ओ में शिफ्ट होना है, जिसे आप रिवर्सल बॉक्स बोलते हो, yes. तो उसको ऊपर से नीचे 3% आना पड़ेगा। 3% से ज्यादा गिरना पड़ेगा। हाँ, तब वो ओ में शिफ्ट हो जाएगा। ओ में शिफ्ट होगा। और इसमें सिर्फ वर्टिकल और इसी तरीके से वर्टिकल प्लॉटिंग ही होता है। ओके। करेक्ट। तो एक्स और ओ आपने डिफाइन कर लिया, और फिर नेक्स्ट ओ बन गया, उसके बाद नीचे दूसरा ओ बनेगा जब वो वापस 1% जाएगा, गिरेगा तब। और नया एक्स तब बनेगा जब वो 3% चलेगा तब। परफेक्ट। ओके, परफेक्ट। अभी ये देख लो 1018 से 1241 तक सिर्फ एक्स प्लॉट हुआ है। हाँ, कंटिन्यूअसली। इसका मतलब क्या कि मेरे को कोई भी 3% का करेक्शन आया ही नहीं है इसमें। करेक्ट। तो ये मेरे इसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है 20% का, तो मैं इसको
इग्नोर कर छोड़ दूंगा। दोगे आप। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पे, ये AMU लैंड करके जो है वो। ओके। तो यहाँ पर देखो, ये इतने सारे एक्स बने इसमें, बराबर है। फिर एक छोटा रिट्रेसमेंट आया, फिर आपको वापस एक्स आया जो अपने प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ दिया। ओके। इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं डबल टॉप बाय। या ठीक है। करेक्ट। अभी ये आपका ब्रेकआउट आया, फिर वापस कॉलम ऑफ ओ में गया। हाँ। तो अभी ये मेरे बाइंग लिस्ट में आएगा वापस, अगर ये इसका प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ देता है तो वापस डबल टॉप बाय होगा। यस। ओके। तो मैं इसमें एंट्री लूंगा। अभी ये लेवल भी अपने को P&F पहले से बता देता है। इसका जो स्विंग हाई था इट वाज 72.14। तो आप पहले से अलर्ट रख के रखोगे। करेक्ट, करेक्ट। तो अब ये 72.14 के ऊपर जाएगा तो मेरे इसमें क्वालिफाई हो जाएगा। तो सर इसमें टाइम फ्रेम कैसे हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं? P&F पे? हाँ। P&F पे देयर इज नो टाइम। हाँ एक्चुअली नो टाइम आपने बोला था कि यहाँ पे तो सिर्फ प्राइस ही होता ओनली है। प्राइस। तो मतलब अगर ये ट्रेड मैं लेता हूँ तो फिर मैं कैसे जज कर सकूंगा कि ये मैं एक हफ्ते के एनालिसिस पे ले रहा हूँ या एक महीने के या गुड साल के? पॉइंट। जो हम परसेंट बॉक्स साइज डिफाइन करते हैं ना 1%, हाँ। तो आपका 1% बॉक्स साइज मींस कि आप समवेयर वीकली या फोर्टनाइटली चार्ट्स देख रहे हो। ओके। तो आपका टाइम फ्रेम उसके हिसाब से डिफाइन होता है। अगर हम एकदम शॉर्ट टर्म देखें तो आप इसको शॉर्ट टर्म भी कर सकते हो, 0.25%, 0.1%, 0.1%। तो वो आपका एकदम शॉर्ट टर्म हो गया। ठीक है। मैं देखता हूँ थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो पर्पस। मेरी स्टाइल के हिसाब से क्या होना चाहिए आपके स्टाइल के हिसाब से आपका बॉक्स साइज होना चाहिए 1% एंड 3% एंड 5%। नहीं तो 1% मतलब नया बॉक्स साइज प्लॉट होने के लिए, हाँ। और 3% क्या होगा? 3% भी वही सेम। आपको मैं 3 बॉक्स साइज अच्छा दे रहा हूँ। मतलब मुझे तीनों बॉक्स साइज को पहले चेक करना पड़ेगा कि विच इज परफेक्ट फॉर मी। करेक्ट। 1%, 3% और 5%। करेक्ट। अभी इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। आप मेरे को अपना लेटेस्ट कोई तो भी स्टॉक बताओ जो आपका लेटेस्ट अब भी लास्ट हफ्ते भर में या 10-15 दिन में या एक महीने पहले। आपको पता है GIC आ रही? चलो GIC आ रही देखते हैं। हाँ बिकॉज हमारी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी। करेक्ट। और दूसरा एक है जुबिलेंट इंग्रीविया। ठीक है, वो भी देख लेंगे। ये GIC आ रही का चार्ट है, ये 1% पे है। ओके। ठीक है। अभी इसमें टाइम एलिमेंट तो है ही नहीं। हाँ नीचे। राइट। तो ये पता कैसे चलेगा? एक मिनट, मैं ये थोड़ा निकाल देता हूँ। हाँ जो एडिशनल चीजें हैं ये सब निकाल देता हूँ मैं, और इसमें सिर्फ एक मूविंग एवरेज डाल देते हैं अपन। कौन सी है सर ये बेसिकली जैसे कैंडलस्टिक में होता है ना 20 डे मूविंग एवरेज, ये कॉलम्स के हिसाब से मूविंग एवरेज प्लॉट करता है। सो आई एम प्लॉटिंग अ मूविंग एवरेज विद रिगार्ड्स टू 10 कॉलम। मतलब 10% की कॉलम? नहीं 10% नहीं, 10 10 प्रीवियस 10 कॉलम्स का एवरेज आएगा। ओके गॉट इट। हाँ अभी ये जो आप मुझे चार्ट दिखा रहे हो 1% बॉक्स साइज का चार्ट ये है। 1% बॉक्स साइज का चार्ट है। ठीक है। दिस इज द ब्रेकआउट। हाँ करेक्ट। ये आपका ब्रेकआउट है। हाँ बराबर है। अभी ये सेम चीज अगर मैं आपको 3% पे दिखाऊं, हाँ ये 3%, तो भी तो ब्रेकआउट क्लियर ही दिख रहा है। तो भी ब्रेकआउट क्लियर है, बट फर्क क्या होगा? टाइम, नंबर ऑफ कॉलम्स कम हो गए, कम हो और थोड़ा मेरे को ये चार्ट और थोड़ा क्लियर हो गया। राइट। दिस इज एग्जैक्टली यू शिफ्टिंग फ्रॉम वीकली टू मंथली चार्ट। अच्छा मतलब अभी हम लोग एक तरीके से मंथली चार्ट देख रहे हैं। हम एक तरीके से और ये monthly दिख देख भी रहा है मंथली जैसा, समझ मतलब नंबर कम है तो ऐसा लग भी रहा है। करेक्ट। ये अभी आप 5% पे करो सर। ये 5%। ओ दिस इज लाइक क्वार्टरली चार्ट। तो अभी मेरे को एक बात बताओ, ये 5% अपने बॉक्स साइज रखा है तो इसमें रिवर्सल बॉक्स साइज क्या होगा? 15%। तो उसका रेशियो क्या होता है कि अगर हमने समझो 1% रखा है तो हम 3% क्यों रख रहे हैं रिवर्सल? वो कंपलसरी है? नहीं, आपके हिसाब से आप चेंज कर लो। नहीं जैसे अभी आपने मुझे बोला ना कि एक बॉक्स बनने के लिए 3%, मैंने 3 रिवर्सल बॉक्स साइज रखा है। 3 मतलब इसका आप, मतलब ये नहीं कि हमेशा 3 हाँ होना ही मतलब चाहिए। मैं ये क्यों क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पता है, क्योंकि मैं ये चीज प्रैक्टिस करूंगा। तो समझो अभी मैं 5% पे चेक कर रहा हूँ। करेक्ट। तो आपने 15 बोला रिवर्सल में। करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो स्टॉक 15% नीचे गिर जाएगा फ्रॉम द टॉप तो मेरा नया कॉलम Column of बनेगा, O ओ बनेगा। बट आपने इंटू 3 किया है, इन शॉर्ट 1 into 3 तो 3 आया,
3 into 3 करोगे तो शायद 9 करोगे। करेक्ट। तो ये कॉम्बिनेशन आपने कैसे लाया, वो मेरा क्वेश्चन है। हाँ, मैं आपको पूछता हूँ, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। हाँ, कितना परसेंट ड्रॉडाउन के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ये स्टॉक को वापस रिव्यू करना चाहिए? जिस तरीके से मैं एंट्री मारता हूँ, पहले तो मैं बहुत सारी गलती करता था, 20-25% रुक जाता था, पर अभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर मंथली वीकली बेसिस पे कोई स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है करेक्ट। तो मैं ज्यादा से ज्यादा उसमें 10-11% रिस्क लूंगा। चलो, 10% का रिस्क हो गया आपका। हाँ रिस्क आपका 10% आपने डिफाइन कर दिया, हाँ। बराबर है। तो अगर आप 3% का पॉइंट एंड फिगर चार्ट खोल रहे हो, उसमें रिवर्सल बॉक्स साइज इज 3%, तो वो 9% पे आपको एक कॉलम ऑफ ओ में बता देगा। मतलब मेरा रिस्क 9% हो गया। 9% का हो गया। अगर आप 5% देख रहे हो तो रिवर्सल बॉक्स साइज को 2 कर दो। डबल कर दूं, 10 कर दूं मतलब? नहीं, जो अभी 3 है, रिवर्सल बॉक्स साइज इज 3, हाँ उसको अगर आप 2 कर दोगे तो अगेन योर रिस्क इज 10%। हाँ, मतलब 5 into 2। 5 into 2। समझ गया मैं। अभी इसको देखते हैं, 2% करेंगे तो ये ऐसे चार्ट आ गया। मतलब ये आप बोल रहे हो कि रिवर्सल बॉक्स है, इसका कॉन्सेप्ट आपके रिस्क के ऊपर हाँ, ज्यादा आपको डिफाइन है। कैसे ड्रॉडाउन देखना है, हाँ। मतलब कौन से पॉइंट पे आपको अलर्ट होना है। मतलब इसका कोई मेथड से लेना देना नहीं नहीं है। नहीं नहीं, इट इज कंप्लीटली फ्री। पर एक आइडियल कॉम्बिनेशन आप क्या बोलोगे? 3% इज गुड। थ्री बॉक्स साइज इज मतलब डिसेंट। अगर आप बॉक्स साइज 1 रख रहे हो तो मल्टीप्लाई 3 इज गुड। हाँ, रिवर्सल बॉक्स साइज का। Yes. गॉट इट। ठीक है सर। ये हो गया। तो हाँ। ये वैसे कर देता है। तो जो कैंडल स्टिक में मुझे वो कंप्रेस और डीकंप्रेस और वो सब करना होता है ना, ये पॉइंट एंड फिगर निकाल देता है मेरे तो लिए। सर अभी इसमें हम एंट्री, एग्जिट, हाँ, स्टॉप वो भी लॉस। करेंगे, वो भी करेंगे। सो इस पे आते हैं अपन पहले, ओके। बरोबर है। अभी इसमें आपने पूछा मेरे को एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, हाँ। ठीक है। तो एंट्री तो मैंने आपको बता दिया, ये जो प्रीवियस हाई है इसके ऊपर जाएगा। ये तो स्टॉक का entry। नाम क्या था? ये है AMU लैंड, हाँ, जो बस। अपना वो 52 वीक हाई में AMU आया लैंड। ना अपन, हाँ, AMU लैंड। उसी पे AMU लैंड पे है। तो इसका एंट्री मुझे मालूम है कि मुझे कब करना है, बरोबर है। एक बार ये एंट्री फिक्स हो गया तो आपका स्टॉप लॉस भी फिक्स हो जाएगा। अच्छा, दैट इज द ब्यूटी ऑफ पॉइंट एंड फिगर। कैसे? इधर कितने बॉक्स बने? अभी तो मेरे ख्याल से 4 है, 5 है। 5 है। हाँ। और हम कौन से बॉक्स साइज पे हैं? 3% नहीं, 1% बॉक्स 1%, साइज। सॉरी 1%। तो आपका रिस्क कितना हुआ? 5%। बस। ओके, मतलब आप बोल रहे हो कि ये जो कॉलम ऑफ ओ है उसका बॉटम हमारा स्टॉप लॉस है। मतलब एक तरीके से इसको कैंडल बोलेंगे तो कैंडल का लो। कैंडल का लो। तो वो आप कैलकुलेट कर लिया पहले ही। अभी समझो कि आप जो स्ट्रैटेजी रन कर रहे हो उसमें आप बोलते हो कि कोई भी स्विंग ट्रेड में अगर 7% से कम लॉस रहेगा ना, कम स्टॉप लॉस रहेगा ना, तो ही वो मैं ट्रेड लूंगा। तो ये आपका क्वालिफाई हो गया है। कल उठ के अगर समझो प्राइस और नीचे जाता है, तो रिस्क बढ़ जाएगा। रिस्क बढ़ जाएगा। आपके अगर रिस्क पैरामीटर में नहीं आए तो इग्नोर कर दो। ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं एक चीज समझ रहा हूँ, आप टोटली सारी चीज प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है। यस। सारा अपना कैलकुलेशन। यस। और यहाँ एक और पे चीज कोई है कि मैं जब ट्रेड ले रहा हूँ, हाँ, मेरा एंट्री डिफाइंड है, एग्जिट मेरा डिफाइंड स्टॉप लॉस है, स्टॉप डिफाइंड लॉस है, डिफाइंड है, मेरा कितना मेरा पैसा लूज होगा उसमें वो भी मुझे डिफाइंड है। सो ये सारी चीज मेरे पहले से डिफाइन करके रख दी है, उसके बाद मेरा एंट्री होता है इसमें। और इसमें टारगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? सिंपल है, वेरी सिंपल। आप फ्लैग का टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हो? उसके रेंज का हिसाब से। जो आपका हाइट फ्लैग ऑफ का। पोल हो गया, हाँ हाँ उसको आप बाद में वो क्लॉथ पे प्लॉट करके उसका एक्सटेंशन आता है। हाँ। सिमिलरली ये आपका टारगेट। तो ये क्या आपने मार्क किया? बेसिकली ये जो है कॉलम, इसके पहले जो एक्स कॉलम का पूरा ये था, इसको क्या बोलोगे? ये सारे कॉलम्स को एक अपना कैंडलस्टिक में अगर एक बहुत बड़ा कैंडल आता है जिसका ओपन और हाई हाई सेम है, क्लोज और हाई सेम है, उसको बोलते हैं अपन बुलिश मारूबुजू। मारूबुजू। इसमें अपन डिफाइन करते हैं कि अगर एक स्टॉक में मोर देन 15 कॉलम्स ऑफ एक्स है, हाँ। दैट इज कॉल्ड एज एंकर कॉलम। अच्छा, अभी मेरे को समझ पड़ा एंकर कॉलम किसको बोलते हैं। सो दैट इज एंकर कॉलम। याद है एंकर कॉलम? एंकर कॉलम बहुत सुने थे। वापस से बोलो सर, ये एंकर कॉलम किसको बोलेंगे? सो किसी स्टॉक में या किसी भी अंडरलाइन में हाँ
एक साथ 15 बॉक्स है एक्स के या ओ के, उससे ज्यादा 15 या उससे 15 या ज्यादा, उससे ज्यादा, तो उसको एंकर कॉलम बोलते हैं। ठीक है। अगर एक्स के हैं तो बुलिश एंकर कॉलम हो गया, ओ के हैं तो बेरिश एंकर कॉलम तो हो ये गया। एंकर कॉलम का हमने क्या किया, सो ये एंकर कॉलम का जो ये है हाइट, रेंज है, रेंज है, हाँ। उसको बेसिकली अपन ने ऊपर प्लॉट कर दिया, मतलब समझो 15 है तो 15% हमने ऊपर प्लॉट कर दिया, समथिंग लाइक दैट। हाँ। यस, तो ये यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहे हैं सर। सो ये है 1:1, ये है 1:2। ओके, गॉट इट। अब मेरे को तो आपका चार्ट धीरे धीरे समझ में आ रहा है। हाँ, करेक्ट। तो सर अभी मुझे आपका एक अभी कोई लेटेस्ट अगर आप दिखा सकते हो तो, क्या आपने कुछ अगर लेटेस्ट कुछ प्लान किया है? लेटेस्ट ट्रेड हाँ, देखना है हाँ, आपको, हाँ। इसी में से देख लेंगे ना। हाँ, इसी में आया है एक तो, ये नहीं, ये क्या है ये? एवलॉन, एवलॉन। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ, इसने यहाँ पे डबल टॉप ब्रेकआउट किया। करेक्ट। ओके, तो अभी आप आपका मेरे को बताओ कि मेरा एंट्री कहाँ हुआ होगा। ये ग्रीन लाइन है जो, ये वाला, हाँ मतलब ये अभी रिसेंट वाला, ये वाला ना, हाँ ग्रीन ये लाइन। तो सेकंड एंट्री हो गया। ओके, तो फर्स्ट तो एंट्री, मेरा फर्स्ट एंट्री तो इधर ही किधर आ गया रहेगा, इधर। हाँ हाँ। और आपने पहले एंट्री नहीं लिया था क्योंकि वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा करेक्ट, बड़ा था। करेक्ट। ये जो है बराबर है, यहाँ पर मेरा रिस्क कितना है, अगर मैं 763 पे लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस आता है 543, विच इज टू फार। और आपने यहाँ पे लिया क्योंकि आपका वो कॉलम ऑफ वो छोटा था तो आपका Correct. स्टॉप लॉस छोटा हो गया 3% का ही स्टॉप लॉस था। और आपने वहां पे एंट्री ली। अभी ये वाले एंट्री में भी वापस से ये सेटअप बन तो रहा है। सर एक्चुअली देखने जाए तो आपने जो फर्स्ट एंट्री ली थी उसका भी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ और आपको वापस से और एक वापस एंट्री एंट्री आ गया। एक तरीके से तो नहीं हुआ ना 1:1 का अभी तक टारगेट नहीं हुआ है। और सर ये परसेंटेज ऑफ एक्स बॉक्स साइज है वो क्या है, 1%? 1%। ओके, और रिवर्सल बॉक्स साइज 3% है। तो ये ट्रेड हमारे कितने टाइम तक चलते हैं अप्रोक्स? सी वो मार्केट के फेज के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ ऑब्वियसली अगर मैंने मार्केट देखा खराब है तो, हाँ मैंने देखा है 22 से लेके 24 तक, मतलब स्टार्ट ऑफ 24 ऐसे ऐसे दिन आए हैं विजय भाई, 2-2 दिन में मेरे टारगेट्स अचीव हुए हैं, हाँ 20-20% के। राइट, वो होते हैं। वो फेज ऑफ मार्केट है। हाँ, और खराब मार्केट हुआ तो थोड़ा टाइम लग जाता है। यूजुअली मैं जो ट्रेड्स लेता हूँ दोज आर ऑल स्विंग ट्रेड्स, सो मिनिमम टाइम फ्रेम इज 20 days, मैक्सिमम इज अबाउट 2 months, 2.5 months। अच्छा, वो मतलब मार्केट फेस खराब हो गया तो लंबा चल जाता है। यस। ओके, और कुछ वो सर? जितना मैं, अगर ये 1% बॉक्स साइज पे आप खेलोगे ना तो आप 20 दिन में इन एंड आउट हो ही जाओगे। या तो आपका टारगेट आ गया, या तो फिर वो ओ पे चला गया रहेगा, या तो फिर वो आपका स्टॉप लॉस बच गया रहेगा। मोर और लेस 20 days तो में सर आपका, इसमें तो आपने निफ्टी का चार्ट ही नहीं देखा, आपने कुछ नहीं देखा, आपने सिर्फ निफ्टी का डाउनसाइड परसेंटेज देखा और आपने उसको रिलेटिव स्ट्रेंथ में डाला, हाँ ब्रेथ एनालिसिस किया, आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स मिल गए, करेक्ट, आपने वो स्टॉक में से कुछ स्टॉक में शायद फ्यूचर में ट्रेड बनेंगे, कुछ में अभी बन सकते हैं, वैसे आपने प्लान किया। तो ये तो मेरे को लगता है अभी आपके लिए दिन का आधे घंटे का भी टाइम नहीं लेता होगा ये मेथड। हाँ एक बार आपका प्रोसेस सेट हो गया, हाँ, बरोबर है, तो ये सब एनालिसिस करने को ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बट ये प्रोसेस डेवलप करने को मेरे को काफी सारा टाइम लग गया। करेक्ट। तो सिमिलरली ये बेसिकली ये कार ट्रेड है। अभी ये मैं आपको एक और एग्जांपल, कार ट्रेड ना, हाँ। और सर ये स्टॉक मैंने कल देखा, ये अपने खराब मार्केट में भी आईपीओ लिस्टिंग डे का हाई ब्रेक कर रहा है। Yes. लिस्टिंग डे हाई, लिस्टिंग वीक हाई। ये इसका लिस्टिंग, क्योंकि मैंने इसका अलर्ट लगाया था कल, मेरे ख्याल से क्लोजिंग टाइम पे इसका अलर्ट बजा। यस अभी आप देखोगे ये भी क्वालिफाई करता है ना। हाँ एग्जैक्टली, ये डबल टॉप बाय है। डबल टॉप बाय है। आपका रिस्क कितना है, सिर्फ 4%। और ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट एक तरीके से, मल्टी ब्रेकआउट है, टाइम ड्यूरेशन छोटा है बट फिर भी एक तरीके से है तो है। हाँ। अभी इसका गलती नहीं है ना कि अभी लिस्ट हुआ है, और वो भी ऐसे खराब मार्केट में। खराब मार्केट में। तो ये मिल जाते हैं ऐसे स्टॉक्स इसमें विजय भाई। अभी ये देखो, ये है KEC, ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड ट्रेड अगर हम प्लान करने जाएंगे तो। स्टॉक का ट्रेंड देखो खाली आप। हाँ ये तो कंटिन्यूसली चलते ही जा रहा है।
बरोबर है। अभी ये कंटिन्यूएशन में भी अपने को कंटिन्यूएशन पैटर्न मिल रहा है। आपका रिस्क कितना है इसमें? 5% का। करेक्ट। आपका जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 1242। कल स्टॉक बंद हुआ 1237 पे। ये तो आज ही अपना ट्रेड लिख के रख ले। सो 1242 के ऊपर ये क्लोज होता है तो और इसमें ये ट्रेड बन सकता है। एक तरीके से एंकर कॉलम भी है। हाँ, तो इसका टारगेट भी लग जाएगा। ये सेम इधर भी आया था, इसका टारगेट तो ये अभी अचीव हो गया। करेक्ट। अगर मैं आपको दिखाऊं टाइम, सो बेसिकली इसको थोड़ा टाइम ज्यादा लगा बिकॉज मार्केट का फेज बीच में ऐसा हो गया था। तो ये जो ब्रेकआउट था, ये वाला ब्रेकआउट, वो आया था सितंबर 2024 में, और अभी ये जो अचीव हुआ वो था दिसंबर 2024। सो इन अ वे 2 मंथ्स, कभी कभी 3 मंथ्स चले जाता है मार्केट का फेज अगर खराब रहेगा तो। करेक्ट। और इसका ही चार्ट हम कैंडल स्टिक पे देखते हैं, वो थोड़ा और बेटर पिक्चर क्लियर होएगा। हाँ, थोड़ा डिफरेंशिएट वो हो जाएगा कि कैंडल स्टिक में कैसा दिखता है और इसमें कैसा दिखता है। सो ये आपको फ्लैग एंड पोल पता है ना पैटर्न? हाँ, समथिंग लाइक दैट खुलेगा। आपको चार्ट खोलने से पहले मैं पैटर्न बता देता हूं। और कैंडल स्टिक में सर ये तो अभी बाय बना नहीं है, ये हाँ, तो ये प्रीवियस तो हाई बनेगा, ये तो बनेगा ना। हाँ, अभी पर मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें बन गया पॉइंट एंड फिगर में। नहीं, वो भी बना नहीं है, उसमें डबल टॉप बाय नहीं आया है। ऑब्वियसली वो अभी थोड़े पैसे, थोड़े रुपए बाकी है, 10-15 रुपए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, राइट। तो ये कैंडल स्टिक्स में जो है ना, अगर आप हाई पकड़ोगे, ठीक है, तो 1276 का ब्रेकआउट आता है। हाँ, मैंने अभी देखा आपने क्लोज पे लाइन ड्रॉ किया। करेक्ट। अगर हम क्लोज पे पकड़ेंगे तो ये प्रीवियस क्लोज था, तो सर तो ये क्लोज था 1242 का, और यही आपका पॉइंट एंड फिगर का पॉइंट एंड फिगर का ब्रेकआउट है। तो सर आप मेरे को एक बात बताओ, बहुत बार मैंने ये सोचा है कि कभी कभी है ना, मैं हाई पकड़ के गलती कर देता हूँ। जब हम रेजिस्टेंस मार्क करते हैं तो रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए हाई पकड़ना चाहिए कि क्लोज? हाई पकड़ना चाहिए ना, अगर हम कैंडल स्टिक देख रहे हैं तो। सी पॉइंट एंड फिगर में ये एक ड्रॉबैक है, पॉइंट एंड फिगर और कैंडल स्टिक का जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो पॉइंट एंड फिगर में भी सी कोई मेथड या कोई चार्टिंग टेक्निक फुल प्रूफ नहीं होता सर। कोई भी लाइफ ही फुल प्रूफ नहीं है तो क्या बात करेंगे। तो ये कैंडल स्टिक का एडवांटेज है जो आपको हाई का एडवांटेज देता है। आपको रेजिस्टेंस पहले से पता है कि ये सी, अगर मैं ये कैंडल देखूं तो मुझे पता है कि ये 1300 पे जाके स्टॉक वापस नीचे आया है, रिजेक्ट हुआ था, और ये एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ है। ठीक है, तो मुझे पता है कहीं ना कहीं कि 1300 इज अ स्टिफ रेजिस्टेंस, जो कि मुझे पॉइंट एंड फिगर में नहीं दिख रहा है अभी। वहां पे ये जो इसका स्ट्रेंथ है वो ये नेगेटिविटी में चला गया। एग्जैक्टली। अभी जो पॉइंट एंड फिगर का स्ट्रेंथ है वो ये ऐसे छोटे छोटे कैंडल इग्नोर कर देता है, तो वो उसका पॉजिटिव हो गया। हाँ, मतलब इन शॉर्ट देयर इज नो अच्छा या खराब थिंग। आपको क्या समझ में आता है, आपको क्या कंफर्टेबल है, आप उस हिसाब से काम कर सकते हो। मैंने तो दोनों जगह से जो मुझे पसंद है ना वो मैंने ले लिया। हाँ। मेरे को कैंडल स्टिक का टाइम एलिमेंट बहुत पसंद है, तो वो मैंने उठा के पॉइंट एंड फिगर में डाल दिया। वो कैसे डाला आपने? सेम जैसे आप मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स। अच्छा, मतलब आपने परसेंटेज बढ़ा दी है। करेक्ट है। हाँ। मल्टी ईयर ब्रेकआउट मुझे कब आएगा? जब एक बहुत बड़ा कॉलम ऑफ एक्स बनेगा जो अपने प्रीवियस बहुत सारे कॉलम्स को एंगल्फ कर देगा। वो कोई एग्जांपल बताओ ना सर एक, क्योंकि मैं ना सर ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंगली समझना चाहता हूँ। हाँ। कि मेरी मेथड को मैं और कैसे एक छोटा एग्जांपल लेते कर सकता हूँ। छोटा एग्जांपल लेते हैं, एवलॉन का मैंने आपको बताया। हाँ। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कॉलम ऑफ एक्स था। हाँ, बरोबर है। ये देखो कितने कॉलम ऑफ एक्स को इसने एंगल्फ कर लिया। ओके, मैं समझ गया। मतलब एक तरीके से पॉइंट एंड फिगर में मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ। और ये इसमें तो टाइम होगा ही नहीं। इसमें टाइम नहीं है। इसमें मैं पूछ रहा था कितने साल बाद हुआ है वो देखना। हाँ, तो वो देखने के लिए सॉफ्टवेयर में प्रोविजन है। नहीं, अभी आप एक काम करना सर, यही सेम स्टॉक को मुझे कैंडल स्टिक में खोल के दिखाता हूँ। और इसका लेवल क्या था, कभी ब्रेकआउट हुआ ये रेड लाइन? ये है 700 पकड़ लो, 697। चलो ठीक है। आपको कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है? वीकली। ओ, तो ये 700 पे, तो ये क्या लाइन, यहाँ पे रेड लाइन क्या है?
वही है ना? 732 है बिकॉज मैंने हाई पकड़ा है। हाँ, और वहां पे 700 के 700 था बिकॉज मैंने क्लोज पकड़ा था। हाँ, अभी वो तो मैं समझ गया हाँ, पॉइंट तो ये क्लोज ले लेते हैं अपन, तो वो पूरा रेंज बन जाएगा। ये 694 आ रहा है। बट सर आप एक चीज नोटिस करो, दोनों दोनों चार्टिंग में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आया है। नहीं होगा, हाँ, नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कॉमन एलिमेंट क्या है, प्राइस। बस एक टाइम लेता है, एक टाइम नहीं कंसिडर करता है, बट प्राइस इज अ दोनों लेते हैं। और पूरा टेक्निकल एनालिसिस का बेस ही वो और है। ये कितने साल के बाद हुआ था ब्रेकआउट सर इसका? इसका लिस्टिंग हुआ था 2023 में। मेरी वॉच लिस्ट में आया नहीं, आई थिंक वही मेरी गलती हो गई है। निफ्टी में 500 और ये 4 नवंबर 2024। ये नवंबर में ब्रेकआउट दे रहा है जब मार्केट की हालत खराब थी। यस, और ये इनफैक्ट लास्ट वीक नया हाई भी बना दिया जब अपना मार्केट जबकि 5% गिर चुका है। इसीलिए सर मुझे मोमेंटम इन्वेस्टिंग बोलो या मोमेंटम ट्रेडिंग बोलो, उसमें मुझे इसलिए मजा आता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर आपका मेथड कब चलेगा कब नहीं चलेगा। अरे भाई, ये मेथड ऐसा है कि खराब मार्केट में भी आपको एक दो स्ट्रॉन्ग स्टॉक तो दे ही देगा। यस, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि हर खराब मार्केट में भी एक सेक्टर बुलिश होता है। मैं आपको बताता हूँ, अभी ये तो मैं थोड़ा एक्सपीरियंस से बताता हूँ। हाँ, हर मार्केट का जब करेक्शन आता है ना, हाँ, और ये बहुत ब्यूटीफुली मेंशन किया है प्रशांत भाई ने अपने बुक में, मैं उनको कोट करना चाहूंगा बिकॉज मैंने उनके बुक से पढ़ के रियलाइज किया, हम रियलाइज ऑफन नहीं करते। अगर मैं आपको पूछूं 2022 से लेके 2024 तक कोई एक ऐसा सेक्टर बताओ जो कंसिस्टेंटली चला है जब भी मार्केट चला है 2022 से लेके 2024 तक अभी भी कंसिस्टेंटली चला है। यस, मेरे ध्यान में नहीं है, मैंने ये चीज नोटिस ही नहीं की। निफ्टी रियलिटी देख लो। हाँ, 600 से मेरे ख्याल से 1500। आप लेवल मत पकड़ो, आप खाली फेजेस देखो। जब भी मार्केट चला है ना, निफ्टी रियल एस्टेट में से आपको एक या दो स्टॉक में ब्रेकआउट दिखेगा ही दिखेगा। कोविड के बाद पकड़ लो, चलो हम कोविड का तो मेमोरी आपका बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, सी बिकॉज इट इज अ नेचुरल साइकोलॉजी। हाँ, कि आप जब कोई ट्रॉमा से जाते हो ना, तो वो याद रहता वो है। बहुत फिक्स हो जाता है आपके माइंड में। तो कोविड में आपको मैं ना हर बार पूछूंगा ना, तो कोविड का आपका परफेक्ट ही निकलेगा आंसर। कोविड में सबसे बड़ा सेक्टर का रैली किसमें आया? रियल एस्टेट में ही आया। रियल एस्टेट में आया, आईटी में आया, फार्मा में आया। हाँ, फार्मा छूट गया बाद में, 1-1.5 साल चला फार्मा, बाद में फार्मा। हाँ, वो 2 साल मैक्स चला, बाद में तो स्टॉक वापस नीचे आ गए। आईटी में भी क्या हुआ? नीचे आ गए। मिड और स्मॉल कैप आईटी चले थे, पर बहुत सिलेक्टिव थे सर, बहुत चले। हाँ, अभी भी चल रहे। हाँ, कोफोर्ज हो गया, अभी भी 52 वीक हाई मार रहा है। केपीआईटी हो गया। अब केपीआईटी ने नहीं मारा, लेकिन कोफोर्ज अभी भी 52 वीक हाई मार रहा है। यस। परसिस्टेंट अभी भी 52 वीक हाई मार रहा है। और भी एक स्टॉक था, एलटीआई माइंट्री ने मारा था, लेकिन अभी वापस लास्ट 2-3 दिन में करेक्ट हो गया वो। आईटी चला था कंसिस्टेंटली। सिमिलर यू हैव रियल एस्टेट। आपने अभी देखा ना, अच्छा ये अनंतराज आया रियल एस्टेट में से। अरे डीएलएफ मेरे ख्याल से 200% चल गया सर वहां से। यस, और डीएलएफ का अगर अभी हम मंथली चार्ट देखेंगे ना, तो वो एक बड़े कंसोलिडेशन में चल रहा है लास्ट 11 महीने से। आप डीएलएफ का नहीं, मैं तो निफ्टी रियलिटी का ही बताता हूँ। हाँ, वो भी कंसोलिडेट ही कर रहा है, और वो भी अपने एक रेजिस्टेंस के पास बहुत टाइम के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। हाँ, आप जो मेरे को बोलना चाह रहे हो वो ये है, हाँ ये है बराबर, परफेक्ट, यही बात बोलना चाह रहे हो। और ये देखो 600 रुपए के आसपास का कुछ था, बराबर है। यही बोलना चाह रहे हो आप मेरे को। हाँ, अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। ये हम प्लॉट कर रहे हैं निफ्टी रियलिटी विथ निफ्टी 50। ओके, मंथली टाइम फ्रेम। इसमें हमने क्या किया ये एग्जैक्टली? सो बेसिकली ये जो चार्ट है, हाँ, वो ये है कि निफ्टी रियलिटी का प्राइस डिवाइडेड बाय निफ्टी 50। ओके, इसका एक चार्ट बनता है।
ठीक है। तो जब ये चार्ट ऊपर जाता है, हम्म। दैट मीन्स निफ्टी रियलिटी इज डूइंग बेटर देन निफ्टी 50. ओके। वी आर अगेन डूइंग दिस ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ. हाँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो प्राइस एक्शन देख रहे हो ना, अगर आप सिर्फ रिलेटिव स्ट्रेंथ देखोगे तो आपको प्राइस भी देखने का जरूरत नहीं. अभी यहाँ पे तो फिर से दिख रहा है कि रियलिटी वापस से निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। वापस कर रहे हैं. मतलब आपने वो, मैंने जो डीएलएफ में 900 रुपये का अलर्ट रखा है ना, उसको आप और कंफर्म करते जा रहे हो। एक बार आप सर पॉइंट एंड फिगर में डीएलएफ का चार्ट देखो ना। चार्ट तो बढ़िया है, मैंने देखा है. नहीं, मैंने 900 रुपये में उसका अलर्ट रखा है। और आप ये देखो, आप अभी आपने मुझे जो बोला ना, मल्टीपल क्या बोल रहे थे आप, मल्टीपल एंकर इसको ब्रेक कर रहा है, तो वो लेवल कौन सा आ रहा है उसमें? 8 मेरे इसमें 958 आ रहा है. ओके, ठीक है. आपने जो लेवल रखा होगा वो शायद ये वाला होगा. सी देयर विल, ये है 939 940 का लेवल है. तो मैंने एक्चुअली लाइन चार्ट में 900 रखा है। बरोबर है. तो आपका जो, मेरा जो ये जो नेक्स्ट स्विंग ब्रेकआउट है, उसका लेवल है 894 हाफ. बराबर. मैं ये जो 2 लाइन प्लॉट किया वो उसका ऑल टाइम हाई होगा शायद. हाँ, परफेक्ट, अब बराबर बोल रहे हो. ठीक है. जो मेरा नेक्स्ट स्विंग ब्रेकआउट है 894 हाफ के ऊपर, मेरे को डीएलएफ में स्विंग ब्रेकआउट है. अब बहुत सारे लोगों को क्या लगेगा कि अभी डीएलएफ इतना सस्ता है, इनको ऊपर में क्यों लेना है? क्योंकि मुझे ऊपर में इसलिए लेना है क्योंकि उसमें मोमेंटम उसके बाद शुरू होगा. आप देखो, ये पिछले बहुत महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है. हाँ, ये अब मार्च 2024 से कंसोलिडेशन नहीं है. तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये और 6 महीना कंसोलिडेट करे. यस. जितना कंसोलिडेट करेगा उतना अच्छा है. यस. हमें तो गेम में एंटर ही होना है कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद, तो ऑब्वियसली थोड़ा महंगा खरीदना पड़ेगा. तो ये बात है. तो बहुत ही अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ पे, मैं आपको अलग क्वेश्चन थ्रो करता हूँ. हाँ, सेक्टर वाइज एनालिसिस करें. ओके. तो आपको क्या लगता है कि 52 वीक हाई पे कौन सा सेक्टर आएगा? अभी 52 वीक हाई पे आई थिंक आईटी आएगा. हाँ, आईटी आया है, बट वो कल के प्राइस एक्शन के बाद थोड़ा डिप आया है उसमें. आईटी था, करेक्ट, राइट. एक फार्मा अच्छा सेटअप हो रहा है. मैं अभी बोलने वाला था आपको कि उसके बाद सेकंड फार्मा है. बरोबर है. हाँ. उसके बाद एक कंज्यूमर ड्यूरेबल करके इंडेक्स, उसने ऑल टाइम हाई मार दिया. करेक्ट. इंडेक्स हालांकि बहुत नया लॉन्च हुआ है, 1-1.5 साल पहले ही लॉन्च हुआ है, बट उसने भी नया हाई मार दिया. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये रिलेटिव स्ट्रेंथ से आप वो पॉकेट्स में आ गए हो जहां पर मैक्सिमम मनी फ्लो है. और गेम ही उसका है पूरा. बस जहाँ पे पैसा जा रहा है वहां पे आपको आपके ट्रेड करने हैं. रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको बताएगा कि पैसा कहाँ जा रहा है, और पॉइंट एंड फिगर या 52 वीक हाई या जो भी है वो आपको बताएगा कि मोमेंटम कहाँ है. बस आप ये 2 हथियार लेके उतरोगे ना मैदान में, इसको 2 को मास्टर कर लो. रिलेटिव स्ट्रेंथ और ये मोमेंटम वाला. मोमेंटम नीड नॉट बी, मेरे लिए 52 वीक हाई है, आपके लिए 52 वीक हाई है, किसी और के लिए शायद स्विंग हाई है. वो अपने हिसाब से आपको देखना पड़ेगा. बट ये 2 कॉन्सेप्ट अगर आपने मास्टर कर लिया ना, तो आप, अब ये पॉइंट एंड फिगर में इसके लिए बोल रहा हूँ ना विजय भाई, आप मेरे को, मैं ना आपको दिन में कितने चार्ट्स देखता हूँ मैं, कितना, क्या लगता है आपको कि कितने चार्ट्स देखता हूँ? 500-600 इजीली. हाँ. मैं हर रात को सोता नहीं हूँ जब तक कि मैंने F&O यूनिवर्स के सारे चार्ट्स देख न लिए, ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ एज वेल एज स्टैंड अलोन चार्ट्स. तभी तो आपको पता चलेगा ना कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है. बराबर है. और मेरा अभी ग्रिप ऐसा हो गया है कि रात को आप 2 बजे मेरे को उठ के पूछोगे, बोलोगे कि डीएलएफ में क्या पैटर्न बन रहा है, तो मैं आपको नींद में बता दूंगा कि ये बॉक्स साइज पे ये पैटर्न है. ऑब्वियसली सर, अपना बिजनेस ही है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा. बस ऐसा तो नहीं है कि चलो आज उठे आज देखे. कैंडलस्टिक्स में मेरे को वो एक थोड़ा ड्रॉबैक लग रहा था कि मैं वो मेमोराइज नहीं कर पा रहा था. पॉइंट एंड फिगर में मुझे वो क्लैरिटी मिल गया. करेक्ट. नहीं सर, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया. और मैं आप सब लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, ये वीडियो आपको थोड़ा और डिटेल में देखना पड़ेगा, शांति से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सर ने जो बातें बोली है ना, वो एक रियल पैशनेट आदमी ही समझ सकता है. जैसे आप देखना, ये वीडियो में मैं बहुत बार सर को मेरे पर्सनल डाउट्स पूछ रहा था, और सर ये जो पॉडकास्ट है ना, वो पूरा अलग हो गया.
हर बार मैं एक ऑडियंस के प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछता हूँ हमारे गेस्ट से, और ये टाइम ऐसा हुआ कि मैं अपने खुद के ही सवाल आपको पूछ रहा था, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सवाल एक ट्रेडर के ही सवाल हो गए, क्योंकि मैं भी एक ट्रेडर ही हूँ, मैं भी एक इन्वेस्टर ही 100%, हूँ। 100%। तो आई विश आपको मजा आया होगा ये वीडियो देख के। देखो, हमारा इंटेंशन जरा भी ये नहीं है कि भाई हम आपको पॉइंट एंड फिगर बताए, हम आपको ये बोले कि आप पॉइंट एंड फिगर पे आ जाओ। आप जो सर ने बताया वो कैंडलस्टिक में भी कर सकते हो। 100% ये ट्रेडिंग व्यू में भी हो सकता है। हाँ, और आपको तो सिर्फ रिलेटिव स्ट्रेंथ ढूंढनी है कि कौन सा स्टॉक अभी स्ट्रांग है। उसके बाद आपकी जो भी मेथड है, जैसे सर ने बोला कि नाम एक बार मिल गए, जो आपने शुरू में बोला था कि भाई हमें इतने स्टॉक्स के नाम मिल गए, तो वो स्टॉक्स को बाद में आपको जो भी मेथड है आपकी उस हिसाब से ट्रेड करना है। करेक्ट। जैसे मैंने आपको बोला कि सर मेरी स्विंग ट्रेडिंग में मैं इसको लिस्ट में ले लूंगा, तो वो बात है। तो सर बहुत मजा आया सर, और आई विश आपको भी मजा आया होगा, 100%। बिकॉज सर जनरली जाते नहीं है ऐसे अरे पॉडकास्ट में। नहीं, ऐसा कुछ और नहीं है। नहीं, मैं मेरा ये होता है ना सर कि जो जेन्युइन आदमी है ना उनको लेके आए, पर मैं आपको सच बताऊं जेन्युइन लोग ज्यादा सोशल मीडिया पे आते नहीं है। मैं उसके हिसाब से मैं थोड़ा शाय हूँ। हाँ, पर आज का एक्सपीरियंस कैसा था सर नहीं, आपका? बहुत बढ़िया। आपको कुछ प्रॉब्लम हुई सर? नहीं नहीं, जरा भी नहीं। है ना? इट वाज वंडरफुल। यस, तो इट वाज वंडरफुल। मजा आया सर। और सर मेरा ना एक क्वेश्चन होता है हर हर हमारे गेस्ट से, कि किसी भी आदमी को एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो क्या वो बन सकता है, और उसको क्या चीज पे ध्यान देना चाहिए? जैसे आप 2 डिकेड से भी ज्यादा हो गया आप मार्केट में हो, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे सकते हो। सी 100% बन सकता है फुल हाँ, टाइम ट्रेडर। फुल हाँ। टाइम ट्रेडर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म, बट मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। आप फुल टाइम ट्रेडर मत बनो, हम्म, आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनो। हम्म, आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। हम्म, ठीक है। फुल टाइम ट्रेडर तो क्या है, बाद में अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन गए तो आप बाद में अपना जॉब भी करो और ट्रेडिंग करो तो भी आप अच्छा क्योंकि खासा सर कर सकते हो। कोविड के बाद है ना, बहुत सारे जो यंग है ना उन लोगों के दिमाग में ये है कि हम जॉब छोड़ देते हैं, फुल टाइम ट्रेडिंग बट करते विजय हैं। भाई, डिसिप्लिन कहाँ से लाओगे? हम्म, आज आप अपना जो स्ट्रैटेजी इतने कन्विक्शन के साथ में, या मैं अपना रिलेटिव स्ट्रेंथ का नॉलेज इतने कन्विक्शन के साथ में, इतने ईज के साथ में मैं कैसे बोल सकता हूँ? क्योंकि वो कन्विक्शन है मेरे अंदर। मैंने ये देखा है, मैं 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 5 साल से हाँ, चल मतलब रहा है। ये एक तरीके से आपकी तपस्या है जो इतने सालों की है, और आज आपको उसका फल मिल रहा है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो मोर देन दैट, मोर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन फुल टाइम ट्रेडिंग, कॉन्सेंट्रेट ऑन हाउ टू बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर। एक पेन और पेपर लो, शांति से एक दिन बैठो और लिस्ट करते जाओ कि मेरे रूल्स क्या होंगे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई इसके बारे में सोचता ही नहीं है। सी ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस ना बहुत डिफरेंट है। और सर फुल टाइम ट्रेडर दिन भर ट्रेडिंग थोड़ी करता है। नहीं, मेरा तो इनफैक्ट काम चालू होता है शाम को 4 बजे के बाद। मैं अभी वही सोच रहा था कि मैं भी पूरे दिन कोई ट्रेड थोड़ी करते रहता हूँ। नहीं। और मेरे ट्रेड तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2-2 महीने तक तो मुझे वेट करना पड़ता है कि कब ये चले तो मैं इसमें एंट्री मारूं। एग्जैक्टली, वी आर लाइक टाइगर्स। हाँ, टाइगर को देखा आपने कभी? वो अपने प्रे को स्टॉक करते रहता है, नेशनल स्टॉक करते ज्योग्राफी रहता में है। देखा है। हाँ, वो स्टॉक करते रहता है। मैं बेसिकली बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट हूँ, हाँ। इसके लिए मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। और वो वेट करता है एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के लिए, हम्म, फिर जाके वो पाउंस करता है। और उसमें भी इट्स अ वेरी सिमिलर एनेक्डोट, उसका स्ट्राइक रेट कितना है मालूम है टाइगर का? 100%। 30-40%। अच्छा, मैक्सिमम टाइम तो वो फेल होता है। इतना करने के बाद भी? हाँ, सेम इज द केस विद ट्रेडिंग। राइट। हाँ, ये पॉइंट आपने बहुत सही बोला कि बहुत सारे जन ये पूछते हैं सर आपकी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है एक्यूरेसी मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप राइट होने के बाद कितना पैसा कमाते हो और रॉन्ग होने पे कितना पैसा गवाते हो। ये किसी भाई का एक कोट भी है, मुझे वो भाई का नाम याद नहीं आ रहा है, और ये भी एक कोट है, मुझे सच में ऐसे नाम याद नहीं रहते। ये कोट है कि असली ट्रेडिंग का जो मतलब है ना, वो ट्रेडिंग करना या ट्रेड लेना नहीं है, वो वेट है, वेट करना। वेट करना है राइट अपॉर्चुनिटी का। आई पेशेंस थिंक इज द बिगर गेम। मैंने वो कोट सही तरीके से नहीं बोला, पर ये कोट है। एक्चुअली द कोट इज, मनी इज नॉट मेड इन बाइंग और सेलिंग, हाँ, मनी इज मेड इन वेटिंग। वेटिंग, राइट, ऐसा कुछ कोट है। सही है। मेरा क्या सर इधर उधर से सब जगह से ऐसा स्टैगर्ड वे में नॉलेज नहीं लिया नहीं, हुआ है बट ना। आप जो बोल रहे हो वो रिलेटेबल है ही हाँ, ना। जो जो आप जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स देखते हो, उसको वेट करना 2-2 साल तक, इट्स नॉट इजी।
सर जब ये चीज़ मुझे आज से 6-7 साल पहले पता चली थी ना कि और मैं आपको बोलूँ सबसे पहला मेरा ट्रेड क्या था, रिलायंस 2017 में। वो 9 साल का ब्रेकआउट के बाद। और आप मानो तभी उसने क्या किया पता है, वो ब्रेकआउट देने के बाद 2 महीना कंसोलिडेट कर रहा था, थोड़ा ऊपर था पर कंसोलिडेट कर रहा था। वो टाइम ऐसा टाइम होता है ना जब आपको ऐसा लगता है कि यार ये सब बकवास गलती है, कर दी मैंने, ये तो चल ही नहीं रहा है। और उसके बाद सर वो स्टॉक को देखो, मेरे ख्याल से 1-2 बार उसने बोनस दे दिया। हाँ कितना, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 700 एक था ही वो। साल में डबल हो गया रिलायंस। हाँ, और उसने कोविड में रीटेस्ट भी किया था। पर अगेन वही बात जो आपने अभी बोली कन्विक्शन की, वो कन्विक्शन मेरे पास उतने साल पहले नहीं था। अदरवाइज आप सोचो, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी, पैसा डबल करने का, मैं वो भी वहां large पे, cap। अरे लार्ज कैप सर, मैं वहां पे अपनी कैपिटल का 50% भी डिप्लॉय कर सकता था। Yes. और सर मैं अभी आपको ये बोल रहा हूँ ना, देखो ये गूज़बम्प आ रहे हैं, क्योंकि वो टाइम पे मैं ये मेथड वो डिग इन कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। और वो टाइम पे मुझे जो टारगेट आ रहा था, मैं खुद को गाली दे रहा था कि पागल है क्या तू, ये 700 वाला स्टॉक 1200-1300 थोड़ी हो सकता है। और वो भी रिलायंस, कौन कौन भरोसा करेगा सर। रिलायंस तब भी हाई वेटेज था, आज भी हाई वेटेज है। Yes. और आज जब मैं स्टॉक को देखता हूं और समझने की कोशिश करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है अरे यार ये इतना इतना तो आ ही जाएगा। तो आपने बोला ना कि हर एक ट्रेडर का जो ये है ना, जो क्वालिफाई करेगा उसको कि ये बड़ा ट्रेडर बनेगा कि नहीं बनेगा, उसका सीक्रेट है पोजीशन साइजिंग में। जो आपने बोला ना कि हाँ। कितना आप गवाते हो। हाँ, एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं भूल गया आपसे पूछने के लिए। सब पोजीशन साइजिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको 20 स्टॉक रखने चाहिए अकाउंट में, 10 रखने चाहिए या 5 रखने चाहिए? ये है ना, थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है पोजीशन साइजिंग, बिकॉज हर एक का नेचर अलग, हर एक का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग, हर एक का कैपिटल अलग। तो इसको ना थोड़ा कंपार्टमेंटलाइज करते हैं। अगर समझो कोई नया ट्रेडर है, तो उसको टेस्ट करने के लिए उसका नॉलेज, ठीक है, उसको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। 10% स्टॉप लॉस अगर आप रखते हो, से फॉर एग्जाम्पल, और आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, बराबर है, 10% का अपना स्टॉप लॉस हो गया, तो आप कितने स्टॉक रखोगे 10 लाख के कैपिटल में? जितने वो मेरे स्टॉप लॉस के हिसाब से बराबर है, बनेंगे। बट सिंस यू आर अ न्यू कमर, कीप ओनली 7 स्टॉक्स। ओके, बराबर है, अगर 7 स्टॉक्स में आपका 10% एक ही दिन में हिट हो गया, तो भी आपके पास थोड़ा पैसा बाकी रहेगा टू थिंक एंड स्टार्ट अगेन। यही चीज अगर कोई इंटरमीडिएट है, तो ही कैन गो विथ ऑल 10, क्योंकि उसने वो प्रोसेस देखा है कि अगर समझो मार्केट में कोविड का टाइप का क्रैश आ गया, तो मेरे सारे स्टॉप लॉसेस एक ही दिन में बच जाएंगे, तो मैंने ये 10 लाख देके, 10 लाख भी नहीं होगा, 10 लाख देके निकल जाऊंगा। अगर कोई सीजन्ड ट्रेडर है, ठीक है, जहां पर मैं बोल रहा हूँ सीजन ट्रेडर इन द सेंस 5-7 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर वाले ट्रेडर, जिसने एक साइकिल देखा है, एक साइकिल देख लिया, 2 साइकिल देख लिया वैसे, तो मेरे हिसाब से है ना, तो फिर देन इट बिकम्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। देन यू नो कि आपका रिसर्च इतना सॉलिड है ना, तो आपका कन्विक्शन ऑटोमेटिकली आपको कैपिटल एलोकेशन बोल ही देता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि डीएलएफ है, अभी आज का ही एग्जांपल ले लेते हैं, हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ किया, ब्रेथ किया, सब किया। रिलेटिव स्ट्रेंथ पे अगर समझो निफ्टी रियल एस्टेट का इंडेक्स 52 वीक हाई के ऊपर चल रहा है, फ्रेश हाई मार दिया उसने, और फिर आपको डीएलएफ जैसा स्टॉक आया और आप एक सीजन्ड इन्वेस्टर, करेक्ट, फिर आपका कैपिटल एलोकेशन अलग हो जाएगा। करेक्ट, क्योंकि वो टाइम पे आप 100 शेयर लेके 200 शेयर लेके क्या ही कर लोगे। एग्जैक्टली। वैसे मैं बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में वैसा काम करना चाहिए कि आपका एड्रेस बदलना चाहिए, और थोड़ा ऊपर के साइड हाँ पे, नीचे मतलब, के साइड, हाँ मतलब नीचे के साइड पे नहीं। ये लाइन एक्चुअली दोनों जगह काम करती है, एड्रेस दोनों जगह बदल सकता है, हाँ। बट वो एक है। और सर मार्केट में कैपेसिटी है आपका ऊपर नीचे दोनों जगह एड्रेस बदलने की। 100% है। सही है सर, मजा आया आपके साथ। आई थैंक यू विश, सो मच फॉर कॉलिंग मी। यस, प्लेजर। आपको भी मजा आया होगा। Yes, yes. एंड देखो, अगेन मैं आपको फिर से यही बात बोलूंगा कि अगर आपको ये पॉडकास्ट देख के ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये क्या बातें चल रही थी, क्या नहीं चल रही थी, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये बात वही समझ सकता है
जो थोड़ा मार्केट में आके एक्सपीरियंस हुआ है उसे, और उसे जो प्रॉब्लम हो रही थी ना, एक्चुअली हमने ये पॉडकास्ट में वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन बताया है। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। सर, आप किसी सोशल मीडिया चैनल पे, मतलब ट्विटर पे या कहीं पे हो आप? मैं ट्विटर पे हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। तो मैं आपका आईडी नीचे मेंशन कर सकता हूँ हाँ ट्विटर का। हाँ हाँ, प्लीज़ तो प्लीज़। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं सर का ट्विटर आईडी नीचे मेंशन कर टेलीग्राम पे दूंगा। भी हूँ तो आप हाँ टेलीग्राम का भी आईडी मैं दे हाँ, दूंगा। तो सर को आप क्वेश्चन पूछ सकते हो रिलेटेड टू या योर डाउट्स, पर ऐसा मत पूछना सर अभी किसी स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छा लग रहा है तो आपको बता दो। देखो, आप है ना किसी से टिप लेके तो 1-2 ट्रेड कर लोगे, पैसा भी कमा लोगे, बट आप सोचो कि अगर वो आदमी मर गया तो क्या? आपको टिप मिलना ही बंद हो जाएगी। तो बेटर है आप वो आदमी से या सीख लो कि भाई सो ये। या द क्वेश्चन शुड बी प्रोसेस रिलेटेड। यस, करेक्ट। आप प्रोसेस रिलेटेड मेरे को क्वेश्चंस पूछो, कभी भी पूछो। आप इमेजिन करो कि आप जो आदमी से सीख रहे हो ना, आप वो आदमी को बोलने लग जाओगे, सर जरा ये स्टॉक देखो, ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, और वो पर्सन ये बोलना चाहिए, अरे हाँ मेरा तो ध्यान ही नहीं था। तब आप ये समझ लेना कि आपने अच्छा सीख लिया। और अगर आपने एक बार सीख लिया ना, तो आप जिंदगी भर वो चीज़ को अच्छे से और रिफाइन कर सकते हो, Yes. और उसको डीप डाइव इन करके और डिटेल में जा सकते हो। तो चलो, आई विश आपको मज़ा आया होगा। एक्चुअली एक एक चीज मैं खाली कहना चाहूंगा, मैं ज्यादा पॉडकास्ट वगैरह करता नहीं हूँ, देखता हूँ मैं आपके हाँ पॉडकास्ट भी। मैं यहाँ पर आया था एक बहुत अलग माइंडसेट से, पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करके। मैं बोला मैं अपन ये प्रेजेंटेशन पीपीटी वगैरह हाँ, हमने दिखाएंगे। पीपीटी तो दिखा ही नहीं। हमने पीपीटी खोली ही नहीं। यस। तो सर ऐसा तो कुछ नहीं है ना जो रह गया पीपीटी में? नथिंग। हाँ इट वाज अ वेरी ओपन एंड कैंडिड डिस्कशन, मुझे बहुत मजा आया। हाँ, एक्चुअली सही में सर ने एक पीपीटी बनाई थी और मैं भी भूल गया कि वो पीपीटी बतानी है। बट देखो, यही यही चीज है ना कि आई डोंट प्रिपेयर एनी स्क्रिप्ट, ना मैं मेरे गेस्ट को बोलता हूँ। तो आई विश आपको मज़ा आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम वो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आएगा। और अगर आप सीरियस लर्नर हो तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज हम यहाँ पे टिप प्रोवाइड नहीं करते। Yes. थैंक यू सर, थैंक Thank यू you वेरी so मच। much, Vijay bhai, थैंक for यू। calling me. यस, Thank you थैंक so यू। much.